So when it comes to front-end development, then hands down, React is one of the most famous and most used front-end library out there. And ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हम यहाँ पे Stack Overflow के पॉपुलैरिटी चार्ट में देख भी सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो यूज्ड फ्रेमवर्क है वो React है, वो पॉपुलैरिटी चार्ट पे कहाँ लाए करता है, और बाकी सारी जो है वो कहाँ लाए करते हैं. So starting today, we are gonna start a series on React hooks, and we are gonna understand all the important hooks one by one, like use state, use effect, use context, use ref, use reducer, use memo and many more hooks like use callback, custom hooks. इन सब के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे. So let's get started with this video series and I hope इस वीडियो में आप सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपके React के hooks से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे. So with that said, let's get started. So first let's talk about what are hooks. So simply definition ChatGPT के हिसाब से React hooks की ये है. React hooks are special functions that let you hook into the React feature without writing a class. So basically सिंपल भाषा में समझाऊं तो React hooks कुछ नहीं होता, सिंपल फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करके आप React के जो अंदर के फंक्शंस होते हैं उनको कॉल कर सकते हो, अंदर के फीचर्स बेसिकली जो होते हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हो बिना कोई कस्टम क्लास लिखे हुए. जैसे कि रिएक्ट के हुक्स को यूज करके आप रिएक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हो, साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हो, कैशिंग कर सकते हो, आप एचटीएमएल कंपोनेंट को माउंट कर सकते हो, अनमाउंट कर सकते हो. ये सब जो आपके साइड के फंक्शंस होते हैं या फीचर्स होते हैं इनको परफॉर्म कर सकते हो आप रिएक्ट को हुक को यूज करके. तो सिंपल होते हैं फंक्शंस ही हैं, बस ये आपको रिएक्ट के अंदर कुछ चीजें परफॉर्म करने का एबिलिटी देते हैं. सो दीज आर सिंपल डेफिनेशन और सिंपली व्हाट हुक्स आर एंड दे वर इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8. तो React 16.8 से पहले React में क्लास बेस्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था एंड वहां पे आप हुक्स यूज नहीं कर सकते थे. स्टेट्स एंड इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट वहां भी होता था बट वहां हुक्स नहीं थे. हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे 16.8 में एंड फंक्शनल कंपोनेंट के साथ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट हुक्स इज नंबर 1, ओनली प्रेजेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट. जैसे मैंने बताया React के जो हुक्स का कॉन्सेप्ट है ये 16.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था फंक्शनल कंपोनेंट के साथ. तो React के अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कोड बेस पे वर्क करते हो जो कि बहुत पुराना हो चुका है, देन उसके अंदर हुक्स का कॉन्सेप्ट एक्सिस्ट नहीं करता है, वहां पे हुक्स आपके नहीं चलेंगे. हुक्स सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में चलते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज शुड बी कॉल्ड एट टॉप लेवल. सो जो React के हुक्स होते हैं वो हमेशा टॉप लेवल पे कॉल होने चाहिए. उनको आप कभी भी कंडीशनली कॉल नहीं कर सकते. यू कांट डू लाइक कि आपने एक हुक लिख दिया एंड उसको आप किसी इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट के अंदर कॉल कर रहे हो तो ये परफॉर्म नहीं होता है. वहां पे रिएक्ट आपको एरर थ्रो कर देगा. ये मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा. एंड थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज शुड बी कॉल्ड इनसाइड अ कंपोनेंट. तो जो रिएक्ट के हुक्स होते हैं वो हमेशा रिएक्ट के जो फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है उसके अंदर कॉल होते हैं, आप उसको बाहर कॉल नहीं कर सकते हो. सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं रिएक्ट के हुक्स के बारे में. एंड ये थी रिएक्ट के हुक की बेसिक डेफिनेशन. सो विद दैट रिएक्ट का बेसिक हुक्स का जो डेफिनेशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, हमने कवर कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट हुक दैट इज यूज स्टेट हुक. सो हमारे पास यहाँ पे बेसिक एक कोड बेस है. ये मैंने यहाँ पे वीट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है. नॉर्मल npm वीट क्रिएट वीट ऐप करके कमांड होती है, उसको चला देना. मैं नीचे यहाँ पे डाल दूंगा क्या कमांड होती है, वो डाल चला देना एंड आपका वीट का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा. इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन लिंक कर दूंगा, जाके चेकआउट कर देना. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल एक वीट का प्रोजेक्ट है, साइड में उसका डिस्प्ले दिख रहा है कि कैसे वो प्रोजेक्ट दिखेगा. कुछ नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ एक आपका h1 है जिसके अंदर लिखा है द काउंट इज. काउंट के आगे कुछ भी नहीं है, खाली है. एंड 2 बटन है, एक आपका इंक्रीमेंट का, एक आपका डिक्रीमेंट का. सो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करता हूँ, you'll see इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, console.log इंक्रीमेंट प्रिंट हो रहा है. माइनस करता हूँ तो console.log डिक्रीमेंट कॉल हो रहा है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो ये हमारा सिंपल सा HTML कंपोनेंट है. नाउ सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए थे इनको मैं आपको करके दिखाता हूँ, व्हाट आई मेंट बाय दोस पॉइंट. तो कभी भी आपको किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में हुक को इंपोर्ट करना होता है तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली से इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट एंड ये आपका यूज स्टेट जो है डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा. सो हमारा पहला हुक है जिसके बारे में बात करेंगे, यूज स्टेट. नाउ हमारे जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला था ओनली यूज्ड, ओनली प्रेजेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट. तो ये तो फंक्शनल कंपोनेंट है, ये तो इसके अंदर ही चली जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है. सेकंड है शुड बी कॉल्ड एट टॉप लेवल. ओके. सो व्हाट आई मीन बाय टॉप लेवल इज अगर मुझे कभी भी यूज स्टेट कॉल करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, ऐसे करके यूज स्टेट को कॉल करता हूँ. सो ये टॉप लेवल पे कॉल होगा. अगर यहाँ पे मैं एक इफ की स्टेटमेंट लगा देता हूँ जैसे कि इफ ट्रू एंड इस तरीके से ट्रू के अंदर इसको डाल देता हूँ तो you'll see react hook is called conditionally. react hook must be called at the exact same order in every component render. तो यहाँ पे आपको एरर आ गया कि जो रिएक्ट का हुक है वो कंडीशनली कॉल हो रहा है एंड दिस इज नॉट अलाउड. जो आपका हुक्स है वो टॉप लेवल पे ही कॉल होने चाहिए. सो इसलिए हमेशा ध्यान रखो रिएक्ट के जो हुक होते हैं वो हमेशा टॉप लेवल पे कॉल होते हैं, कंडीशनली कॉल नहीं हो सकते. ये हमारा पॉइंट था टू रिमेंबर, पॉइंट नंबर 2. सेकंड थर्ड पॉइंट था शुड बी कॉल्ड इनसाइड अ कंपोनेंट.
तो दैट इज फॉर श्योर ये जो हमारा कंपोनेंट है ऐप वाला, इसके अंदर ही हमारा रिएक्ट का हुक कॉल हो सकता है, इसके बाहर कॉल नहीं हो सकता। एंड ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसको इसके बाहर डालूंगा, you'll see एरर आ गया, कैन नॉट बी कॉल्ड एट टॉप लेवल, रिएक्ट हुक मस्ट बी कॉल्ड इन अ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एंड और अ कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन। तो कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए ध्यान रखो हुक्स जो होते हैं हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कॉल होते हैं। सो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ अगर हम यूज स्टेट हुक की बात करें तो यूज स्टेट हुक जो होता है ये क्यों यूज होता है? सो बेसिकली यूज स्टेट हुक का यूज होता है जो आपके रिएक्ट के कंपोनेंट की स्टेट्स हैं उनको रेंडर करने के लिए एंड उनको मेंटेन करने के लिए। सो जैसे कि रिएक्ट का जो मेन पिन पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ या ये माइनस करता हूँ तो इसके आगे फॉर एग्जांपल काउंट के आगे मेरा यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट आई विल से माय नंबर इज इक्वल्स टू इनिशियली नंबर 0 है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि जब भी मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक ऐसे करके फंक्शन बना देता हूँ एंड मैं कहता हूँ जब भी मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है सो नंबर को प्लस प्लस कर दो एंड नंबर इज अ कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट है तो इसको लेट से कर देते हैं, ठीक है। एंड जब भी मेरा ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे नंबर को माइनस माइनस कर दो, इफ आई कैन राइट नंबर, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट के आगे यहाँ पे हम अपने नम को प्रिंट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो काउंट इज प्लस प्लस सॉरी काउंट इज 0। अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा तो इसी मेरा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है एंड फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस मींस मेरा नंबर भी प्रिंट हो रहा होगा, करेक्ट। बट मेरा नंबर जो अपडेट हो रहा है, ये जो प्लस प्लस हो रहा है वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस का मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है पर नंबर डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच यूज स्टेट हुक्स जो है सॉल्व करता है। अब होता क्या है, रिएक्ट का जो मैंने बताया मेन फीचर क्या होता है कि जो हमारा रियल टाइम रेंडरिंग है वो रिएक्ट एनेबल करता है, यानी मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ माइनस पे क्लिक करूँ वो मेरा रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता है मेरे डॉम में। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो रिएक्ट सॉल्व करता था, जो नॉर्मल एचटीएमएल में काफी ज्यादा हार्ड होती थी। एंड इसी प्रॉब्लम को हमारा हम सॉल्व करते हैं यूज स्टेट की तरह से, यूज स्टेट की मदद से बेसिकली। तो यूज स्टेट हमारा इस तरीके से कॉल होता है, यूज स्टेट लिखते हैं उसके आगे 2 ब्रेसेस, देन यहाँ पे कॉन्स्ट, और ये जो रिटर्न करता है, ये जो फंक्शन रिटर्न करता है ये करता है एक एरे रिटर्न, जिसको हम ऐसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। जनरल इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, एरे रिटर्न करता है, इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। एंड इसके अंदर 2 चीजें मिलती हैं एरे के अंदर, पहला होता है हमारी स्टेट, तो जैसे कि हमारी नंबर एक स्टेट है, एंड दूसरी होती है एक फंक्शन जिसके थ्रू हम स्टेट को चेंज करते हैं, तो जैसे सेट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे 2 चीजें हमारा ये यूज स्टेट हुक जो है रिटर्न करता है। तो पहला हो गया नंबर, ये हमारी वो स्टेट होगी जो हम यहाँ पे सेट करेंगे, एंड दूसरी होगी सेट नंबर, ये वो फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करेंगे। तो ठीक है, अब नंबर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कॉल हो रहा है एंड यहाँ पे जो है इनको हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए ताकि हमें एरर ना आए। अब हमारा काउंट फिर से खाली हो गया है। खाली क्यों हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी नंबर है उसकी कोई अभी इनिशियल वैल्यू है नहीं, तो इनिशियल वैल्यू देने के लिए व्हाट वी कैन डू इज यूज स्टेट के अंदर हम एक कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पास करेंगे वो हमारे नम जो स्टेट है उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, यू विल सी काउंट इज 0, ये मेरा आ गया है। नाउ if we want to change this state real time on the click of these buttons, जैसे फंक्शन तो अभी कॉल हो रहा है पर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो for that we will have to call this function of set number। अब set number के अंदर हमें क्या करना होगा, what we can do is we can say set number and कैसे चेंज करेंगे, we will say number +1 कि इंक्रीमेंट कर देना, एंड ऐसे अगर हमें डिक्रीज करना है तो we can say number -1, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो you will see मेरी स्टेट चेंज होगी एंड मेरा रियल टाइम चेंज दिख रहा होगा। सो यू कैन सी यूज स्टेट के मदद से हम जो हमारे प्रॉब्लम थी रियल टाइम रेंडर की, जो हम नॉर्मल वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको सॉल्व कर देते हैं। बिकॉज यूज स्टेट में क्या होता है, जब भी आप स्टेट को चेंज करते हो तो रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर होता है, एंड जो नई रेंडरिंग होती है उसमें चेक करता है कि अब इस स्टेट की क्या वैल्यू है, एंड अगर वो वैल्यू चेंज होती है तो उसको वो अपडेट कर देता है या हाइड्रेट कर देता है हमारे एचटीएमएल को नई वैल्यू से। अब मैं यहाँ पे डिक्रीज भी करूँ तो डिक्रीज होगी सक्सेसफुली। सो दिस वॉज अबाउट बेसिक यूज स्टेट। नाउ तो क्या यूज था, यूज केस था वो तो हमने समझ लिया, क्यों हम इसे यूज करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल उस प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व करता है। वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल की भी चेंज हो रही होगी बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बिकॉज जब भी आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर ही नहीं हो रहा होगा। बेसिकली क्या होता है, रिएक्ट में रेंडरिंग होती है, री रेंडरिंग होती है। जब भी मैं कुछ भी चेंज करता हूँ अपने डॉम में एलिमेंट पर तो री रेंडर होता है, एंड री रेंडर होकर जो भी वैल्यू चेंज होती है वो नई वैल्यू रिफ्लेक्ट होने लगती है हमारे एचटीएमएल पे। इन केस ऑफ नॉर्मल एचटीएमएल या नॉर्मल वेरिएबल्स, जब भी वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो रही है तो उससे रिएक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे यूज स्टेट से तो रिएक्ट का एक फंक्शन है, तो कनेक्शन है कि जब भी ये चेंज होगा तो रिएक्ट को एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा एंड रिएक्ट उस पर री-रेंडरिंग कर देगा। बट वेरिएबल चेंज पे रिएक्ट को पता नहीं चलेगा वेरिएबल चेंज हुआ है, वो री-रेंडर नहीं करेगा हमारे कंपोनेंट को, जिस वजह से हमारी जो स्टेट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वैल्यू चेंज होती है पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है।
तो यूज स्टेट का बेसिक काम ये होता है कि हम इसके थ्रू अपनी जो रियल टाइम स्टेट्स हैं उनको हैंडल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करा। नाउ द वे ऑफ चेंजिंग अ स्टेट, जैसे मैंने यहाँ पे करा है, दिस वे ऑफ चेंजिंग अ स्टेट इज वेरी रॉन्ग। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रिएक्ट की जो एक फीचर होता है वो ये होता है कि रिएक्ट अपनी सारी स्टेट्स को, जितनी भी मल्टीपल स्टेट्स चेंज हुई हैं, सबको साथ में कंबाइन करता है एंड एक साथ एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 3 बार अपना सेट नम को इंक्रीमेंट करता हूं एंड ऐसे ही यहाँ पे 3 बार सेट नम को डिक्रीमेंट करता हूं, सो इस तरीके से मैं 3 बार इंक्रीमेंट करा, 3 बार डिक्रीमेंट करा, तो आइडियली व्हाट वी विल थिंक इज कि जब हम सेट नम में इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी एक बढ़ा रहे हैं एंड ये 3 बार बढ़ाए हैं, तो 0 से ये सीधा 3 चला जाएगा, क्योंकि 0 + 1 इज 1। यहाँ पे ये बनेगा, इस वाली सेट से बनेगा ये, इफ आई कैन राइट 1, यहाँ वाले से बनेगा 1 का 2 एंड यहाँ वाले से बन जाएगा 2 का 3। करेक्ट? ये हम आइडियली सोच रहे हैं होगा, बट रिएक्ट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर मैं इसको आपको करके भी दिखाऊं तो जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि स्टेट रीसेट हो जाए। रिएक्ट की जो स्टेट वाला हुक होता है ये हमेशा रिफ्रेश पे रीसेट हो जाता है, तो इनिशियल वैल्यू होता है इसको आ जाता है, ये परसिस्ट नहीं करता है वैल्यू को। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो सी ये सिर्फ 1 हुआ, जबकि मैंने यहाँ 3 बार इंक्रीमेंट किया था। ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैंने बताया ना, रिएक्ट जो होता है जितनी भी स्टेट आपकी सारी चेंज हुई है उनको इंस्टेंटली चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कंपाइलर की तरह जब चल रहा है, यहाँ पे इसे सेट नम एक बार मिला तो इसने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इसे एक और बार मिला, फिर इसने इंक्रीमेंट करा, फिर एक और मिला, फिर इसे इंक्रीमेंट करा। ऐसा रिएक्ट वर्क नहीं करता है। रिएक्ट क्या करता है, सारी स्टेट्स को एक साथ कंबाइन करेगा एंड देन उनको इंक्रीमेंट कर देता है एक ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एक साथ कॉल हो रहे हैं, तीनों को कंबाइन करके तीनों को एक ही बार में अपडेट मार देगा। अब जब ये तीनों कंबाइन होकर अपडेट हो रही है तो तीनों की जो इनिशियल वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है न्यूम पे, जो कि इनिशियली 0 है। तो 0 + 1 यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे भी न्यूम 0 था तो 0 + 1 1 ही रहा, एंड यहाँ पे भी 0 था तो 0 + 1 1 ही रहा। दैट्स व्हाई एक इंक्रीमेंट में ये सिर्फ एक बार बढ़ रहा है, जो इसकी पिछली वैल्यू थी न्यूम की उसमें एक ऐड करके उसको इंक्रीमेंट कर देता है। नाउ द वे इन विच या वाया विच वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज वाया अपडेटिंग द स्टेट विद द करेक्ट अप्रोच। सो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, सेट नेम के अंदर जो नम था, सेट नम के अंदर जो नम की करंट वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट करके डाल दिया। बट आइडियली अगर आप कभी भी स्टेट अपडेट कर रहे हो देन आपको डायरेक्टली जो भी वैल्यू यहाँ देनी होती है, जो भी वैल्यू पे बेसिकली स्टेट को अपडेट करना होता है, डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी देता, फॉर एग्जांपल 10 भी देता, देन भी अगर मैं यहाँ पे प्लस करता तो ये सीधा 10 पे चली जाती। तो व्हाट बेसिकली आई एम सेइंग इज कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो जो नम की वैल्यू है उसको जो भी मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ वो कर दो। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट करा या +1 करा +2 करा, जो भी यहाँ पे मैं पास करता हूँ उसको डायरेक्टली सेट कर देता हूँ बेसिकली इस तरीके से। बट अगर आपकी कभी भी आपको जैसे इंक्रीमेंट करना है या कुछ ऐसा काम करना है जो आपकी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे हमारे केस में हमारी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है कि अगला नंबर क्या बनेगा, तो जब भी आपको प्रीवियस स्टेट के बेसिस पे बेसिकली इंक्रीमेंटेशन या कुछ भी चेंज करना होता है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज आपको जो सेट नम या सेट वाला जो आपका सेट स्टेट वाला जो बेसिकली फंक्शन होता है उसके अंदर आपको एक कॉल बैक पास करके स्टेट अपडेट करनी होती है। और ये कॉल बैक से जो भी चीज रिटर्न जाती है वो हमारी स्टेट बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 अगर डालता हूँ एंड यहाँ पे कॉल करता हूँ तो इल से 1 बन गया। बट द थिंग इज यहाँ पे भी हमें अपनी प्रीवियस स्टेट का एक्सेस तो नहीं मिला, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हमें प्रीवियस स्टेट का एक्सेस मिलता है। देखो जो एक कॉल बैक जाता है बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का जो सेट स्टेट वाला फंक्शन होता है वो इसके पेरीमीटर में हमारी प्रीवियस स्टेट हमें प्रेजेंट करके देता है। तो यहाँ पे प्री मैं लिख सकता हूँ एंड अगर मैं करूंगा console.log प्री एंड देन मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार कॉल करूंगा तो you'll see यहाँ पे मुझे 0 देखने को मिला एंड 0 व्हाट वाज बेसिकली अवर प्रीवियस स्टेट। एंड यहाँ पे अगर 0 की जगह मैं 10 कर देता हूँ एंड देन इसको सेव करता हूँ एंड इंक्रीमेंट करूँ तो you'll see 10 हमें देखने को मिला। सो बेसिकली प्री इज अवर प्रीवियस स्टेट, जो हमारा जो सेट स्टेट वाला फंक्शन जिस भी स्टेट को अपडेट कर रहा है उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी, उस स्टेट की जो प्रीवियस स्टेट है वो हमें यहाँ एज अ पेरीमीटर मिल जाती है। ठीक है, तो आवर वर्क इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी कैन डू इज इसको वापस 0 कर देता हूँ एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली से रिटर्न प्री +1। तो इसके थ्रू क्या होगा, हमारी जो प्रीवियस वैल्यू होगी हमें उसका एक्सेस मिल गया एंड उसमें 1 इंक्रीमेंट करके हमने दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा तो इसी मेरा जो इंक्रीमेंट का फंक्शन है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एंड अगर इस केस में मैं 3 बार इसको कॉल करूंगा तो जैसे अर्लियर प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई एक ही बार अपडेट हो रहा था बिकॉज रिएक्ट कंबाइन कर देता है, अब ऐसी इशू नहीं आएगा। तो मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो करा, देखो 3 बार अपडेट हुआ देन अगेन 6 बन गया, तो यहाँ पे जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेट नम कॉल हुआ तो प्री क्या वैल्यू में था, प्री था 0, तो 0 + 1 इसने 1 बना दिया। ठीक है, एंड 1 हमारे यहाँ पास हो गया। देन जब ये वाला कॉल तीनों कंबाइन होके हुए
बट अब क्या है, न्यू की जो वैल्यू थी उसके ऊपर तीनों डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे एक बार अपडेट हो गई, देन उसकी वैल्यू प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू यहाँ आई, उसको इसने +1 कर दिया, देन उसकी अपडेटेड वैल्यू यहाँ आई, उसने उसको अपडेट कर दिया। सो अब नम का जो वैल्यू है बेसिकली क्या होता है ना, जब कंबाइन होता है सो ये कॉल हो रहे होते हैं, लेकिन नम की जो वैल्यू है उसको लास्ट में अपडेट करते हैं। असिंक्रोनसली रिएक्ट वर्क करता है। अगर रिएक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो रिएक्ट बेसिकली असिंक्रोनस होता है। सो ये आपका फंक्शन जो है चल रहे होते हैं, बट नम वाला जो फंक्शन है वो सबसे लास्ट में अपडेट होता है, जब आपका ये पूरी जितनी भी स्टेट्स आपकी चेंज हो रही है सारी चेंज हो जाती हैं, उसके बाद उनका रिफ्लेक्शन आपके स्टेट्स के अंदर दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट पे हम डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, एंड प्रीवियस वैल्यू तो हमारी चेंज हो ही रही है। सो इसीलिए हमारी प्रीवियस वैल्यू अपडेट हो जा रही है, एंड फाइनली जो हमारी प्रीवियस वैल्यू से जो फाइनल जो हमारा लास्ट फंक्शन है उससे जो हमारी वैल्यू निकली वो हमारी नम में सेट हो जा रही है, एंड दैट्स वाई हमें यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट करने को मिल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप बस इतना समझ लो, कभी भी अगर आपको अपनी प्रीवियस स्टेट के बेसिस पे स्टेट में चेंज करना होता है, सो आइडियल कंडीशन में आपको हमेशा अपनी एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर प्री पास करके देन अपनी स्टेट को चेंज करना होता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ चेंजिंग स्टेट इन रिएक्ट। द अर्लियर वे लाइक दिस, अगर आपको सिंपल डायरेक्टली सेट करना है, फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट है इज लोडिंग करके कोई स्टेट है, एंड आपको सिंपली उसको ट्रू या फॉल्स करना है, तो उस केस में आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, देन इट्स ओके। बट अगर आपकी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंसी है आपकी नई स्टेट की, उस केस में इस तरीके से स्टेट को सेट करना इज आइडियली एंड इज रिकमेंडेड, बिकॉज उस तरीके से स्टेट सेट करने में आपके इश्यूज आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर यू स्टेट आई गेस। हमने यू स्टेट क्या होता है सही से कवर कर लिया, क्यों यूज करते हैं वो हमने सही से देख लिया, कि जो नंबर नॉर्मल वेरिएबल होता है उसके थ्रू हम स्टेट को अपडेट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम यू स्टेट यूज करते हैं। कैसे यू स्टेट को लिखते हैं, तो बेसिक हुक्स के क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं वो हमने बात कर लिया, एंड कैसे एक प्रीवियस स्टेट के बेसिस पे नई स्टेट को अपडेट करता है वो भी हमने समझ लिया। सो दैट्स प्रीटी मच इन यू स्टेट। यू स्टेट में ज्यादा कुछ है नहीं। सो रिएक्ट में अगर कोई और ऐसा हुक है यूज स्टेट के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सो दैट इज यूज इफेक्ट हुक। So in today's video of covering every React hook in detail, we are going to talk about use effect. Last video में हमने use state and basics of hook के बारे में बात की थी. So if you want to check that out, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना. With that said, let's get started. So first, let's talk about what is use effect and why do we use it. So according to ChatGPT, use effect की जो definition है, that is use effect is a React hook that lets you perform side effects in your functional components. So, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हुक्स जो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही चलते हैं, क्लास बेस में नहीं चलते। सो बेसिकली यूज इफेक्ट का जो काम है वो कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको परफॉर्म करना होता है अपने किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में, तो उसको परफॉर्म करने में मदद करता है यूज इफेक्ट आपकी। नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? सो साइड इफेक्ट इंक्लूड टास्क लाइक फेचिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग द डॉम, सेटिंग अप टाइमर्स, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स। सो ऐसे जो साइड के काम होता है कि डेटा फेच करना है आपको, या आपको डॉम में मैनिपुलेशन करना है, या कोई टाइमर सेट करना है, कोई इवेंट को लिसन करना है, तो ये जो साइड इफेक्ट के काम होते हैं जो डायरेक्टली फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन कामों को परफॉर्म करने में हमारा यूज इफेक्ट मदद करता है। बेसिक डेफिनेशन से ये हमें समझ आ रहा है। एनीथिंग दैट अफेक्ट समथिंग आउटसाइड द करंट फंक्शन स्कोप। तो फंक्शन जो आप कोई भी लिखते हो रिएक्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, तो फंक्शन का एक काम होता है। जैसे किसी फंक्शन का काम होगा काउंटर को इंक्रीज करना, किसी फंक्शन का काम होगा यूजर को लॉगिन कराना। सो ये तो उस फंक्शन का मेन कोर काम हो गया। बट आप चाहते हो फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा काउंटर तो इंक्रीज हो जाए, जैसे इस ऐप में हम चाहेंगे कि काउंटर इंक्रीज हो जाए, पर उसके साथ साथ उस काउंटर से रिलेटेड जो यूजर का डेटा है वो भी फेच हो जाए, तो ये जो यूजर का फेच करने वाला डेटा है ये साइड इफेक्ट हो गया, ये उस काउंटर फंक्शन का मेन काम नहीं है। एंड ये साइड इफेक्ट वाले जो काम होता है इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू करते हैं, यूज इफेक्ट हुक के थ्रू, एंड इसी चीजों के लिए यूज इफेक्ट यूज होता है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक यूज केस ऑफ यूज इफेक्ट, कि यूज इफेक्ट क्या होता है एंड कैसे हम इसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीपली कि यूज इफेक्ट कैसे होता है। एग्जैक्टली जो मैंने डेफिनेशन दी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ यूज इफेक्ट, कि यूज इफेक्ट को हम लिखते कैसे हैं। तो आपको सिंपली बेसिक जो हुक्स के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें फॉलो करना है, कि आपको अपने कंपोनेंट के अंदर आना है, यहाँ के आपको सिंपली यूज इफेक्ट को लिखना है। स्टेट लिख रहा था मैं, इफेक्ट लिखना है, एंड जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका यूज इफेक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएगा सिंपल आपके जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर। नाउ जैसे ही आप इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाओगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होता है, तो ऐसे फंक्शन लिखोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर दो चीजें एज एन आर्ग्यूमेंट पास होती हैं। पहला है आपका इफेक्ट का कॉल बैक फंक्शन, बेसिकली वो फंक्शन जो आप चाहते हो आपके यूज इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट जब भी ट्रिगर होता है उसको लिसन करके कॉल हो, तो वो कॉल बैक फंक्शन। एंड सेकंड इज अवर डिपेंडेंसी एरे। सो ये दो चीजें कॉल होती हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले अपना एक नॉर्मल फंक्शन लिख देते हैं, हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड अवर डिपेंडेंसी एरे, एक नॉर्मल एरे होती है जिसको अभी इस समय खाली रखता हूँ। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अवर यूज इफेक्ट। नाउ फर्स्ट तो बेसिक सिंटेक्स आपको समझ आ गया होगा। नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंसी एरे का क्या काम होता है। सो देखो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखता हूँ एक, एंड इस इफेक्ट के अंदर
मैं सिंपली डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करता हूँ। डिपेंडेंसी एरे अगर आप वैसे भी देखोगे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ खाली करूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लिखूँ, तो डिपेंडेंसी आप देखोगे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी एरे इज ऑप्शनल। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ फॉर नाउ, कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करता, एंड आई विल पास console.log hello. Now whenever I'll refresh my basically React application, you will see मेरा hello print हो गया. So this makes sense कि आपका जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है आपका यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो ये एक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, यूज इफेक्ट हमेशा तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा, तब तो जरूरी कॉल होगा, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे एंड विद अ डिपेंडेंसी एरे में क्या डिफरेंस होता है? विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे आपका जो यूज इफेक्ट है वो बार बार कॉल होता है कंपोनेंट के हर बार रीरेंडर होने पे। जैसे मैं प्लस करूंगा, देखो हेलो कॉल हुआ, माइनस करूंगा एक और बार हेलो कॉल हुआ। सो विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे यूज इफेक्ट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एंड यूज इफेक्ट विल कॉल इटसेल्फ, यानी उसका जो कॉल बैक फंक्शन है विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन ऑन एवरी कंपोनेंट रीरेंडर। तो जब भी कोई स्टेट चेंज होगी आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा। सो अगर आपका यूज केस कोई ऐसा है कि आप हर स्टेट चेंज पे कॉल करना चाहते हो अपने कॉल बैक फंक्शन को, या हर स्टेट चेंज के या हर रीरेंडर के इफेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो आप यूज इफेक्ट यूज करोगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, so the difference between a use effect with an empty dependency array and a use effect without any dependency array is that a use effect with an empty dependency array will call itself only once. क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं है, तो ये वाला यूज इफेक्ट सिर्फ तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, यानी रिफ्रेश के समय, या कंपोनेंट जब पेज आपका खुल रहा है, कोई वेबसाइट है उसे खुल रहा है। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा हेलो कॉल हुआ, उसके बाद मैं जितनी बार भी प्लस माइनस कर लूँ, मेरा हेलो दोबारा कॉल नहीं होगा, सिर्फ एक बार कॉल होगा। सो दिस इज द यूज केस ऑफ डिपेंडेंसी एरे इन यूज इफेक्ट, अब बेसिकली एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। सो ये मेरा यूज केस हो गया एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का, ये सिर्फ तब कॉल होगा जब कंपोनेंट माउंट होता है। एंड द थर्ड केस ओवर हेयर इज डिपेंडेंसी एरे विद अ स्टेट। सो अगर मेरे पास कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे मान के चलो एक और स्टेट है कॉन्स्ट, देखो मेरे पे एक और काउंटर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं काउंट 2 देता हूँ, एंड यहाँ पे सेट काउंट 2 देता हूँ। इनिशियली इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एंड पी लगा के एक ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे काउंट की जगह काउंट 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी मुझे दोबारा फंक्शन बनाने पड़ेंगे, इंक्रीमेंट 2 एंड डिक्रीमेंट 2 बना देता हूँ। सो दिस इज बेसिकली टू शो यू द इफेक्ट, मतलब डिपेंडेंसी एरे का क्या इफेक्ट्स आता है। एंड दिस विल बी सेट काउंट 2 एंड दिस विल बी सेट काउंट 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीमेंट 2। सो मेरे सक्सेसफुली 2 काउंटर सेट हो गए हैं। अब जैसे कि अगर आपने रिएक्ट सही से समझा होगा तो आपको पता होगा सारी स्टेट इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है। नाउ डिपेंडेंसी एरे का क्या काम आता है? सो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा तो हेलो एक बार कॉल हुआ, अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, हेलो कॉल नहीं हो रहा है। बट व्हाट इफ मैं चाहूँ कि जब भी मेरा फर्स्ट वाला जो काउंटर है इसके काउंट का स्टेट, यानी जो काउंट वाली नॉर्मल स्टेट है, ये चेंज हो, तो मेरा डिपेंडेंसी एरे मतलब मेरा जो यूज इफेक्ट है वो उसको सब्सक्राइब करे, इस स्टेट चेंज को, इस वाले को ना करे। सो इन दैट केस वी यूज अ डिपेंडेंसी एरे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास द काउंट वेरिएबल ओवर हेयर एंड वी कैन से काउंट ओवर हेयर। तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो you'll see पहली बार मेरा हेलो कॉल हुआ एंड उसके आगे 1 लिख के आया, दैट्स बिकॉज इनिशियल स्टेट 1 थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट स्टेट इज 1। सो अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस करता हूँ तो मेरा हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस वाले को प्लस माइनस करूंगा यू विल सी मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। सो दिस मीन्स अगर मैं कोई भी डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट पास करता हूँ, इसके अंदर स्टेट ही पास होती है यूज स्टेट की, तो स्टेट पास करता हूँ तो व्हाट विल यूज इफेक्ट डू इज यूज इफेक्ट हमारा जो यूज इफेक्ट मतलब जो हमारा स्टेट चेंज का इवेंट है उसको सब्सक्राइब कर देगा, एंड उसके स्टेट चेंज पे, सिर्फ उसी स्टेट के चेंज पे हमारा इफेक्ट के अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल कर देगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पासिंग एन स्टेट इन डिपेंडेंसी एरे। सो इन टोटल 3 तरीके से हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फर्स्ट इज without any, if I can write that, dep array, इस केस में अगेन अगेन रीरेंडर करता है। सेकंड इज विद अ एम्प्टी डिप एरे, सो इस केस में सिर्फ माउंटिंग के समय रेंडर होता है ये। एंड थर्ड स्टेट इज विद अ स्टेट इन डिपेंडेंसी एरे, सो इस केस में वो स्टेट को सब्सक्राइब करता है। तो ये आपका एवरी टाइम है, कब कॉल होगा? हर टाइम, ओनली ऑन माउंट, एंड ये थर्ड वाला जो आपका कॉल होगा ये होगा ओनली ऑन माउंट एंड स्टेट चेंज।
सो जो यूज इफेक्ट है वो आपका एक चीज तो ध्यान रखो, तीनों ही केसेस में माउंट पे तो कॉल होगा ही होगा, बस डिफरेंस ये है विदाउट डिपेंडेंसी एरे वो आपका हर बार माउंट पे तो कॉल होगा, उसके अलावा हर रीरेंडर पे कॉल होगा, यहाँ पे सिर्फ माउंट पे कॉल होगा, एंड यहाँ पे माउंट एंड स्टेट चेंज पे कॉल होगा। सो ये तीन तरीके से यूज इफेक्ट कॉल हो सकता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी एरे एंड यूज इफेक्ट। तो हमने डिपेंडेंसी एरे को सही से समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई लेट्स सी अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूज इफेक्ट, कि हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूज इफेक्ट का क्या होता है। तो मान के चलो ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फेच द यूजर्स डेटा ऑन अ सिंपल रीरेंडर, और नॉट ऑन अ रीरेंडर, बेसिकली ऑन अ सिंपल माउंट, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली पास अ यूज इफेक्ट लाइक दिस, जैसे ये यूज इफेक्ट पास हो रहा है, आई कैन पास इट विद एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, and inside this I can write the function to fetch user data. Now in order to fetch user data I have already created a helper function, simply fetch users का है, JSON placeholder की जो dummy API होता है उससे यूजर का डेटा लाता है एंड मुझे वो दे देता है। तो I will simply copy this function over here and I will just import it like this, and dot then में I will simply say console.log, एंड जैसे ही अब मैं अपने इसको कॉल करता हूँ तो यू विल सी यहाँ पे मेरा यूजर डेटा आ गया है, एंड ये सक्सेसफुली मुझे यूजर डेटा मिल गया ऑन कंपोनेंट माउंटिंग। अब मैं यहाँ चाहे स्टेट चेंज करूँ चाहे कुछ करूँ फर्क नहीं पड़ता, डेटा क्योंकि सिर्फ सिंगल एरे की डिपेंडेंसी है तो डेटा पहली बार में फैच होकर मिल जाता है हमें। सो दिस इज द यूज केस। मेनली आप यूज इफेक्ट जब भी यूज करोगे तो 60-70% टाइम आप इसी तरीके से यूज इफेक्ट को यूज करोगे। मेनली उसका यूज केस यही होता है जब कंपोनेंट माउंट हो रहा हो उस समय डेटा फैच करके लाना, बिकॉज कोई लॉगिन है तो आपको लॉगिन यूजर को उसकी लॉगिन डिटेल दिखानी है, ये यूजर की डिटेल दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ एंड अपने प्रोडक्ट्स पेज पे या ऑर्डर्स पेज पे जा रहा हूँ, तो आप चाहते हो मेरे सारे ऑर्डर फेच हो जाएं, तो इन दैट केस यू विल यूज इफेक्ट एंड यू विल फेच द डेटा ऑफ मी या फिर माई ऑर्डर्स, एंड यूजिंग यूज इफेक्ट यू विल बेसिकली फेच दैट। तो दिस इज द यूज केस ऑफ यूज इफेक्ट, लाइक 60-40-60% टाइम आप यूज इफेक्ट को ऐसे ही यूज करोगे। नाउ देयर कैन बी अनदर केस वेयर आई वॉन्ट टू फेच द यूजर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ID, ठीक है। So in that case we can use the second way of use effect, that is passing a dependency array with a state. So मान के चलो मैं चाहता हूँ कि count जो state है उसके change पे मेरा यूजर का डेटा फैच हो, एंड जो count की ID होगी या count का नंबर होगा सिर्फ उस ID का ही यूजर का डेटा मेरे पास आए। सो बिकॉज इस ये API जो है नेगेटिव में जीरो को सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है ID अगर 0 से बढ़िया तो ID पास करो, बाय डिफॉल्ट 1 पास कर दो, दैट्स फेयर, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे फेच कर रखा है मैंने। तो व्हाट आई विल डू इज I will simply pass this in my use effect. I will simply import this function, and inside this function what I'll do is I'll pass the count as an ID, and then I'll simply say dot then and console, if I can write that, console.log, and ये मेरा कॉल हो जाएगा, and along with that I can console.log count as well। तो आप देखोगे काउंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट री एंटर करूंगा या फिर रीमाउंट करूंगा कंपोनेंट को, तो विल सी मेरा बिकॉज स्टेट इनिशियली 1 थी तो वो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, एंड फर्स्ट यूजर का जो डेटा था वो निकल आया। अब अगर मैं अपने यूजर को इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 करा तो विल सी सेकंड यूजर का डेटा आ गया, 3 करा थर्ड यूजर का डेटा आ गया। तो बचा हुआ जो मैंने बोला था ना 50-60% टाइम आप यूज इफेक्ट को ऐसे यूज करोगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे, सो वो 50-60% टाइम था। बचा हुआ 30-40% टाइम यू विल यूज इफेक्ट लाइक दिस विद डिपेंडेंसी ऑफ अ स्टेट, कि आप किसी स्टेट चेंज पे कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना चाहते हो। सो दिस वर द 2 मेजर यूज केसेस ऑफ यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का यूज केस इन्हीं तरीके से होता है, एंड जो फर्स्ट वाला यूज केस है दैट इज एवरी टाइम आपको रीरेंडर करना है यूज इफेक्ट को। ये मैंने अपनी पूरी करियर में मेरा जितना भी साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कभी यूज होते नहीं देखा कि आप विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे अपने यूज इफेक्ट को यूज करो, बिकॉज दिस विल मेक सेवरल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। सो परफॉर्मेंस खराब करता है, तो इसलिए वी डोंट यूज इट लाइक द फर्स्ट वे। दिस इज बेसिकली रॉन्ग तो खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इस तरीके से यूज करो। दीज आर द 2 मेजर वेज जिनसे आप यूज इफेक्ट को यूज करोगे। नाउ ये हमने समझ लिया कि यूज इफेक्ट क्या होता है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है, क्यों यूज करा जाता है, एंड डिपेंडेंसी एरे का क्या इंप्लीकेशन होता है। नाउ द मोस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग और द लेस्ट यूज या फिर जो लोगों को यूजुअली नहीं पता होती थिंग इन यूज इफेक्ट इज द क्लीन अप फंक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लीन अप फंक्शन। तो यूज इफेक्ट में मैंने आपको 2 चीजें बोली कि एक होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंसी एरे। नाउ अदर देन दीज 2 वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज अ क्लीन अप फंक्शन। सो जैसे कि मैंने बताया ना यूज इफेक्ट हमारा जो इवेंट्स होते हैं या जो हमारे थर्ड पार्टी इफेक्ट्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करता है। तो व्हाट इफ, जैसे मैंने अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे लिखा है ना कि आपका सेटिंग अप टाइमर्स एंड सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स के लिए यूज होता है। सो व्हाट इफ आई हैव सब्सक्राइब टू एन इवेंट। सो जैसे मेरा कंपोनेंट माइंड होता है मैंने कोई टाइमर रन कर दिया, सो सेट टाइम आउट या कुछ भी सेट इंटरवल रन कर दिया, एंड उसके कुछ देर में वो कॉल हो जा रहा है। एंड व्हाट इफ
आई वॉन्ट, एंड मैंने वो टाइमर लगा के फिर मैंने दूसरे कंपोनेंट पे आ गया, ऐसे और करता जा रहा हूँ, ये करता जा रहा हूँ, बेसिकली करता जा रहा हूँ। तो मेरा जो टाइमर या जो इवेंट सब्सक्राइब हुआ, जैसे इवेंट लिस्टनर मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल कोई, तो ये इवेंट लिस्टनर लगता तो जा रहा है, बट ये जो होते हैं इवेंट लिस्टनर, जितने भी इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, जितने भी आपके टाइमर्स होते हैं, ये आपके मेमोरी में स्पेस लेते हैं एंड आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को खराब करते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए। सो देयर इज अ थिंग इन यूज इफेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज अ क्लीन अप फंक्शन। सो व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि जैसे ही मेरा जो ये कंपोनेंट है ये हट जाए, तो उसके अटैच जो भी मैंने उससे टाइमर अटैच करे थे या जितने भी मैंने उससे इफेक्ट्स या फिर लिसनर्स अटैच करे थे, वो सारे अपने आप हट जाएं, ताकि मेरी जो मेमोरी है वो क्लीन हो जाए, तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट कर सकूं मैं अपना। सो फॉर दैट वी यूज अ क्लीन अप फंक्शन। नाउ क्लीन अप फंक्शन कैसे चलता है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए we'll get another state that is show, एंड ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको दिखाऊंगा, एंड आई से सेट शो। सो अगर आपको क्लीन अप फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा, एंड विल से यूज स्टेट एंड इनिशियली दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। एंड वी विल क्रिएट अनदर फंक्शन दैट इज कंट्रोल टॉगल मॉडल, एंड इनसाइड टॉगल मॉडल व्हाट आई विल सिंपली से इज सेट शो को, एंड उसकी प्रीवियस वैल्यू लो, एंड प्रीवियस वैल्यू को जो भी उसका है उसको रिवर्स कर दो, तो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, एज सिंपल एज दैट। देन वी विल टेक अ बटन एंड वी विल से टॉगल मॉडल, तो एंड वी विल से टॉगल मॉडल ओवर हेयर एज वेल, एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक मॉडल को रेंडर करूंगा। मॉडल मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो ये मेरा मॉडल है। अब मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा हुआ, सिंपल एक मॉडल लिखा हुआ है, कोई बने फैंसी बने बनाया, एंड इसके अंदर एक यूज इफेक्ट लिखा हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जितना मैंने आपको समझाया, जब भी कंपोनेंट माउंट होगा या जैसे ये मॉडल स्क्रीन पे आएगा तो यूज इफेक्ट कॉल होगा, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरिया के साथ है, तो एक बार कॉल होगा, एंड कॉल होते ही ये कॉल करेगा कंसोल डॉट लॉग मॉडल माउंटेड, यानी कंसोल में मुझे दिखेगा कि मॉडल मेरा माउंट हो चुका है। बट अब यहाँ पे मान के चलो जैसे ही मेरा मॉडल माउंट हुआ, यहीं पे मैं कुछ इवेंट्स को कर रहा हूँ कि इवेंट लिस्टनर लगा दो, टाइमर लगा दो, ये लगा दो, ये सब मैंने लगा दिया। बट जैसे ही मेरा मॉडल हटेगा तो आई ऑल्सो वांट कि वो इवेंट लिस्टनर जो मैंने लगाए हैं, जो टाइमर्स मैंने लगाए हैं, वो हट जाए। सो फॉर दैट वी हैव अ रिटर्न फंक्शन इनसाइड अवर क्लीनअप फंक्शन, मतलब इनसाइड अवर कॉल बैक फंक्शन। तो ये मेरा जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक रिटर्न करता हूँ, एंड रिटर्न के अंदर भी एक फंक्शन पास करता हूँ, एंड दिस इज द एक्जैक्ट फंक्शन नोन एज अ क्लीनअप फंक्शन, जो कॉल होगा जैसे ही मॉडल हट जाएगा या जैसे कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अनमाउंट होगा, आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन, एंड इनसाइड दिस फंक्शन आई विल से मॉडल अनमाउंटेड, यानी मॉडल मेरा अनमाउंट हो चुका है। सो दिस इज मेरा बेसिक मॉडल फंक्शन, मॉडल कंपोनेंट। सो आई विल सिंपली से शो के डिपेंडेंसी पे मेरा जो मॉडल का कंपोनेंट है उसको कॉल कर दो। परफेक्ट। अब ये मैं यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज इफेक्ट मेरे सारे कमेंटेड है, तो डेटा वेटा कुछ फैच हुआ नहीं है। एंड जैसे ही मैं टॉगल मॉडल करूँगा तो विल सी मेरा मॉडल यहाँ लिख के आएगा, दैट मीन्स मेरा मॉडल वाला कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो गया, एंड मेरा मॉडल माउंटेड यहाँ पे लिख के आ गया। सो दैट इज परफेक्टली फाइन कि जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ, मेरा माउंटिंग का कोड मुझे चल गया, एंड जितने भी इफेक्ट्स थे, मान के चलो यहाँ पे इफेक्ट्स लगे हैं बहुत सारे, लिसनर्स लगे हुए हैं, टाइमर्स लगे हुए हैं, सब माउंट हो गए, परफेक्ट चल रहा है। बट जैसे ही द मेन पार्ट इज, जैसे ही मैं इसको टॉगल दोबारा करूँ तो ये सब क्लीन अप भी होना चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टॉगल मॉडल करूँगा, सो देखो मॉडल अनमाउंटेड मेरा प्रिंट हो गया। सो ये वाला जो मेरा फंक्शन था मेरा कॉल हो गया, बेसिकली मेरा क्लीन अप फंक्शन कॉल हो गया, एंड जितने भी टाइमर्स एंड इवेंट लिसनर्स मैंने लगाए होंगे वो सब हट गए। तो मेरी मेमोरी जो मैंने अक्यूमुलेट करी थी, या जो मेमोरी मैंने भरी थी अपने टाइमर्स को एंड इवेंट लिस्टर्स को लगा, वो मैंने सारी क्लीन कर दी। एंड दैट इज वाई क्लीन अप फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे लोगों को कि क्लीन अप फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है, इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लीन अप फंक्शन इन यूज इफेक्ट एंड वाई डू वी यूज इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से याद करना। सो दिस वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूज इफेक्ट फंक्शन। सो वी हैव लर्न कि यूज इफेक्ट कैसे देखा जाता है, क्यों यूज होता है, डिपेंडेंसी एरिया के डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट क्लीन अप फंक्शन, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूज इफेक्ट। नाउ एक चीज़ जो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो कि मुझे काफ़ी टाइम में समझ आई थी, तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू यूज इफेक्ट, दैट्स द जनरल थिंग, दैट इज़ कि अगर मैं इस वाले उसमें हूँ, कोड बेस पे हूँ, सिंपल यूज इफेक्ट पे हूँ, एंड बाउंटी पे फेच कर रहा हूँ कोड को, तो मेरा कोड एक बार फेच हो रहा है, बट हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिनका कोड 2 बार फेच हो रहा हो। सो दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट मोड इन रिएक्ट। तो व्हाट स्ट्रिक्ट मोड डज इज, स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली कंपोनेंट को 2 बार रेंडर करता है, एंड बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होता है, डीबगिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये 2 बार रेंडर करता है कंपोनेंट को। सो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर अगर आप कभी भी कोड को रन करोगे तो हर आपकी जो स्टेट है वो 2 बार रेंडर होती है, यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, हर चीज़ आपकी 2 बार रन होती है। तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू यू, दैट्स नॉट रिलेटेड बग रिलेटेड टू यू, दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट मोड। सो इफ यू वांट टू रेंडर इट ओनली वन टाइम,
टाइम, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड को कमेंट कर देना एंड देन आपका एक बार रेंडर होने लगेगा. सो दैट्स नॉट टिपिकली रिलेटेड टू यूज इफेक्ट, बट दैट्स जस्ट रिलेटेड टू रिएक्ट. मुझे थोड़ा इनिशियली इशू आया था, आई वॉज डीबगिंग इट फॉर 2-3 days थिंकिंग कि मेरी कोई इशू है, बट मेरा था नहीं वो. तो खैर, सो दैट्स ऑल अबाउट यूज इफेक्ट गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो आपने सही से समझ लिया होगा कि यूज इफेक्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या डिपेंडेंसी एरिया होती हैं, कैसे हम डिफरेंट तरीकों से कॉल कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लीन अप फंक्शन, उसके बारे में समझ लिया होगा. Hey guys, so covering every React hook वाली जो हमारी वीडियो सीरीज है उसमें हम आज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में बात करने वाले हैं एंड वी आर गोना टॉक अबाउट कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी ऑल नो कि React का जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि React आपका पूरा कंपोनेंट बेस पे चलता है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज React में आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है तो आप एक मेन कंपोनेंट बनाओगे वेबसाइट का, देन उस वेबसाइट के अंदर अगर कोई फॉर्म है तो आप उस फॉर्म का एक कंपोनेंट बनाओगे, फॉर्म के अंदर कोई इनपुट है तो आप उसके कंपोनेंट्स बनाओगे. सिमिलरली अगर कोई सेक्शन है तो उसका कंपोनेंट, देन उसके अंदर चाइल्ड सेक्शन है तो उसके कंपोनेंट्स, एंड ये कंपोनेंट्स के अंदर जो स्टेट आपका फ्लो करता है वो फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, या डेटा जो आपका फ्लो करता है प्रॉप्स की मदद से करता है. तो जो इसका डेटा है अगर वो इसको जाना है तो ये प्रॉप्स के थ्रू आप पास कर सकते हो डेटा आपके पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से उसके इनर चाइल्ड में. So that is how React works in terms of components and that's how data flows in React. अब ये जो डेटा फ्लो का तरीका है यही सबसे बड़ी इशू बनता है React के अंदर. अब इशू क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो आपको बहुत सिंपल कंपोनेंट दिख गया कि पहले एक पेरेंट है, देन एक डेटा हो गया चाइल्ड के अंदर एंड उसके अंदर एक और इनर चाइल्ड हुआ, हमने प्रॉप ड्रिलिंग कर दी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉप ड्रिलिंग, कि आपका एक प्रॉप था उसको अपने चाइल्ड को पास करा, देन उसको अपने इनर चाइल्ड को पास करा. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉप ड्रिलिंग. तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है रिएक्ट में, बिकॉज यहाँ पे तो आपके दो कंपोनेंट है. मान के चलो आपका कोई मेजर बड़ा कंपोनेंट है या बड़ा एप्लीकेशन है जहां पे इस कंपोनेंट के अंदर नीचे 70 या 60 या 50 या 20-30 कंपोनेंट्स हैं. देन आप 20-30 बार लिखोगे कि जो आपकी स्टेट है उसको पास कर दो एज अ प्रॉप, उसको पास कर दो एज अ 30 कंपोनेंट को पास करके आप ड्रिल करके अपने 30th चाइल्ड को स्टेट पहुंचाओगे, विच इज वेरी बिग परफॉर्मेंस इशू. बिकॉज जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी तो जितने भी आपके 30 चाइल्ड होंगे रास्ते में सारे री-रेंडर होंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग. सो दिस इज व्हाई वी यूज कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रॉप ड्रिलिंग. अब पहले मैं आपको प्रॉप ड्रिलिंग का लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि होती क्या है, देन वी विल सी कि कैसे यूज कॉन्टेक्स्ट उसको सॉल्व करता है. तो यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक ये जो ब्लैक बॉर्डर से आपको दिख रहा है ये आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसको मैंने ऐप के अंदर लिखा है. देन वी हैव अ चाइल्ड इनसाइड दिस ऐप, जो ये चाइल्ड का कोड है, एंड वी हैव अ चाइल्ड इनसाइड दिस ऐप डेमोन्स्ट्रेटिंग विद दिस ग्रीन बॉर्डर, एंड इनसाइड दिस चाइल्ड वी हैव अ इनर चाइल्ड जो कि आपको रेड बॉर्डर से दिख रहा है जिसके अंदर यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है. ठीक है, अब मान के चलो मेरे को कोई भी एक स्टेट इसके अंदर दिखानी है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर एक स्टेट बना रखी है अपने काउंटर की, जो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ एंड माइनस कर रहा हूं तो मेरी स्टेट चेंज हो रही है. अब मेरे को जो ये स्टेट का वैल्यू है उसको यहाँ अपने इनर चाइल्ड में भी दिखाना है. सो अगर मुझे इसको इनर चाइल्ड तक पहुंचाना है तो इन दिस केस आई विल हैव टू डू प्रॉप ड्रिलिंग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पास माय दिस काउंटर स्टेट टू माय चाइल्ड. तो आई विल से काउंटर इज इक्वल्स टू डबल ब्रेसेस में काउंटर. तो मैंने अपनी जो स्टेट का एक्सेस था वो चाइल्ड को दे दिया. अब मेरे चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं एक ब्रेसेस लगा के काउंटर लिख दूंगा. तो आई विल से काउंटर and then I will again pass this to my inner child. So I'll say counter equals to double braces counter, and then in my inner child I'll again use the braces and access this state, and then hello को मैं p tag से बाउंड कर दूंगा कुछ इस तरीके से, and then inside this I'll again use again a p tag, and inside this I'll say not a p tag of course, I will say counter and I'll save it. तो मेरा काउंटर की स्टेट यहाँ भी एक्सेस हो गई. आज जैसे मैं प्लस करूंगा तो विल सी काउंटर मेरा यहाँ भी अपडेट हो रहा है एंड यहाँ भी अपडेट हो रहा है. एंड दिस इज हाउ वी यूजुअली पास स्टेट इन रिएक्ट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग. अब एक दो स्टेट तक तो ये चलता है, ठीक है, जैसे ऐप था देन चाइल्ड था देन एंड तो 2 स्टेट तक ड्रिल हुआ, दैट्स ओके. बट मान के चलो हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जैसे मैं बताया 30-40 लेवल तक ड्रिल करना पड़ता, देन दिस वजह से मैंने बताया 2 मेजर प्रॉब्लम आ जाती. पहला तो रीरेंडरिंग, दूसरा आपका हो जाता आपका कोड गंदा होता है. यहाँ पे काउंटर पास हो रहा है, देन काउंटर एक्सेस हो रहा है, देन काउंटर पास हो रहा है, देन काउंटर एक्सेस हो रहा है. अब यहाँ पे भी एक और स्टेट होती तो काउंटर पास होता, तो ये कोड को गंदा कर देता है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व विद यूज कॉन्टेक्स्ट. अब यूज कॉन्टेक्स्ट को सॉल्व कैसे करता है? सो यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये करता है आपका एक कॉन्टेक्स्ट बना देता है स्टेट्स का, एंड एक आपको प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइडर आपके जो कंपोनेंट है उसको पूरे को कवर कर लेता है. अब ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा. फिलहाल ऐसे समझो जैसे आपका चाइल्ड है तो प्रोवाइडर जो है इस चाइल्ड के ऊपर नीचे आ जाएगा, एक यहाँ पे प्रोवाइडर हो जाएगा एंड देन इसके नीचे एक प्रोवाइडर हो जाएगा. इस तरीके से वो आपको ऊपर नीचे बाउंड कर लेगा. एंड देन हम जो स्टेट होती है डायरेक्टली इस प्रोवाइडर को पास कर देते हैं, एंड देन
inside our component, inside our किसी भी nth level of child component, wherever we want to access this state without doing this prop drilling, we can simply say use context, and use context को यूज करके we can directly access that state. अब इसको करके देखते हैं कैसे होता है. तो पहले मैं ये जो मैंने यहाँ पे स्टेट्स पास करी हैं इसको हटा दूंगा. सो आई विल सिंपली रिमूव दिस. मेरा ऐप थोड़ी देर के लिए फट जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं. एंड आई विल सिंपली रिमूव दिस, एंड आई विल सिंपली रिमूव दिस, एंड आई विल सिंपली ऑल्सो रिमूव दिस. अब मैं काउंटर की स्टेट अपने चाइल्ड को अभी तक नहीं दे रहा हूँ, एंड मेरा ऐप चल जाए तो इसके लिए फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ. तो मैं काउंटर की स्टेट इसको नहीं दे रहा हूँ. अब इसको काउंटर की स्टेट को विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग इनर चाइल्ड तक पहुंचाने के लिए वी विल यूज कॉन्टेक्स्ट. सो यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड फॉर दैट वी विल यूज अ हुक दैट इज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली अ हुक, दैट इज बेसिकली अ फंक्शन टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. तो आपका ये ऐप कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखना होता उसको, आप ये बिकॉज ये हुक नहीं है तो आप इसको बाहर लिख सकते हो. तो यू विल सिंपली से कॉन्स्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड ये मेरी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा. एंड देन इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कैपिटल सी से करते हैं बिकॉज रिएक्ट के कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं ना कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर देंगे. देन हम अपने चाइल्ड को इस कॉन्टेक्स्ट से बाउंड कर देंगे. डॉट प्रोवाइडर इसके अंदर एक चीज होती है उससे बाउंड कर देंगे, एंड वी विल बाउंड इट लाइक दिस. एंड देन अपने चाइल्ड को इसके अंदर डाल देंगे. सो मेरा चाइल्ड इसके अंदर बाउंड हो गया है. एंड देन जो भी मैं स्टेट या वैल्यू इस काउंटर को प्रोवाइड करूंगा, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के प्रोवाइडर को प्रोवाइड करूंगा, उसको मैं अपने चाइल्ड के किसी भी nth चाइल्ड को एक्सेस कर सकता मैं के अंदर एक्सेस कर सकता हूं. अब कैसे स्टेट को इसके अंदर पास करेंगे, तो सिंपली जो मेरा काउंटर है क्रिएट काउंटेक्ट जो प्रोवाइडर है इसके अंदर एक पेरीमीटर होता है वैल्यू नाम का. इस वैल्यू के अंदर मैं अपनी सिंपल वैल्यू को पास कर सकता हूं. तो मेरे काउंटर को मुझे पास करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे काउंटर को डाल दूंगा, काउंटर ऐसे लिख दूंगा. एंड नाउ I can access this counter inside any nth child that is basically in my hierarchy of this child. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लिया. अब इसको कहीं पे भी एक्सेस करने के लिए what we'll have to do is first we'll have to export this, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि इसको हम आगे एक्सेस कर सकें. तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा अपने काउंटर कॉन्टेक्स्ट को. देन यहाँ पे मैंने कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं करी है, सीधा इनर चाइल्ड मुझे एक्सेस करना है. तो what I'll do is I'll simply say use context. यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें जो हमने वहां से कॉन्टेक्स्ट बनाया है जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है उसको पास करेंगे कि कौन से कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है. तो यहाँ पे मैं काउंटर कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा. तो जो मैंने वहां से कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करा है उस कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा. एंड देन सिंपली कॉन्स्ट स्टेट इक्वल्स टू आपका यूज कॉन्टेक्स्ट से हमें स्टेट मिल जाएगी. एंड स्टेट को डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं या स्टेट को डायरेक्टली यहाँ पे काउंटर का नाम दे सकते हैं. अब you will see without any prop drilling, whenever I'll change my state in this component, I'll be able to access it inside my inner component या inner child. तो अब जैसे मैं प्लस करूंगा तो you'll see state मेरी बढ़ गई, माइनस करूंगा state मेरी गिर गई. तो you can see use context किस तरीके से हमारी prop drilling को बचा लेता है. अब यहाँ पे आपको ज्यादा इसका एडवांटेज नहीं दिख रहा होगा बिकॉज सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे प्रॉब्लम बचाई. बट अगेन इमेजिन द सिनेरियो यू आर क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स ऐप एंड उसके अंदर 20-30 लेवल तक आपको नेस्टिंग करनी है या 10-20 लेवल तक नेस्टिंग करनी है. तो आपका कितना काम बच गया, आपका जो बार बार आपको ड्रिल करना पड़ता आपका वो पूरा बच गया. आपने सीधा एक प्रोवाइडर बनाया, सीधा वैल्यू पास करी एंड चाइल्ड में डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया. सो दिस इज हाउ वी यूज कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, देन जिस भी चाइल्ड के अंदर आप कॉन्टेक्ट को भेजना चाहते हो उसको अंदर आपको प्रोवाइडर से बाउंड कर देना है. एंड एज अ वैल्यू आपको अपना जो भी वैल्यू पास करनी है उसको पास कर देना है. एंड जिस भी nth चाइल्ड के अंदर आपको उसको एक्सेस करना है, ये ध्यान रखना वो इसी की हायरार्की में आना चाहिए. जैसे इनर चाइल्ड इसका चाइल्ड है तो ऐसे हायरार्की में ही होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा. उसके अंदर सिंपल आपको यूज कॉन्टेक्ट के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट क्रिएट करा है उसको पास करके यूज कर लेना है अपनी स्टेट को. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. इसके अंदर आप फंक्शंस को भी पास कर सकते हो. तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी फंक्शन को पास कर सकते हो. जैसे यहाँ पे अब ये है, अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का एक फंक्शन भी पास करना चाहता हूँ सो यहाँ पे एक ही वैल्यू लेता है. तो यहाँ पे हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड यहाँ पे पास करेंगे स्टेट एंड वी विल पास इट एज फंक्शन. फॉर एग्जांपल फंक्शन पास करते हैं एंड दिस विल अगेन बी एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे काउंटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अब अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग काउंटर करेंगे तो इसी काउंटर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब ये काउंटर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक है फंक्शन एक है स्टेट. अब आई कैन डिस्ट्रक्चर दिस यूजिंग फर्स्ट इज स्टेट नॉट दिस डॉट स्टेट, सिंपल स्टेट, एंड सेकेंड इज आपका फंक्शन जिसको मैंने फंक्शन से डिनोट करा है. एंड यहाँ पे काउंटर को एक्सेस करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली से स्टेट
state dot counter तो यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस दिस स्टेट एंड इसके अंदर मैं आप एक बटन भी दे सकता हूं एंड क्लिक दे देता हूं नाम इसको एंड इसको ऑन क्लिक पे यू कैन सिंपली से फंक डॉट जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन पास करा है इंक्रीमेंट फंक डॉट इंक्रीमेंट कॉल हो जाएगा इसके क्लिक पे। तो जैसे मैं कॉल करूंगा तो एल सी इंक्रीमेंट वर्क करने लगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप स्टेट पास कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आप यहाँ पे फंक्शंस भी पास कर सकते हो, सेटर्स भी पास कर सकते हो, गेटर्स भी पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ वी क्रिएट इट। हे गाइस, सो रिएक्ट हुक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम कवर करने वाले हैं यूज रेफ हुक एंड समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है एंड इससे क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं कि इसके क्या यूज केसेस होते हैं। सो इसके मेनली दो यूज केस होते हैं। पहला होता है एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट, यानी जो डॉम के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करना, कि आप किसी डॉम एलिमेंट का रेफरेंस अगर पास करके सेव करना चाहते हो तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आपने पहले से डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको जे क्वेरी के बारे में पता होगा। जे क्वेरी से जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या डॉलर से उठाते थे एलिमेंट्स को, उनका रेफरेंस सेव करते थे, वही सेम काम हम यूज रेफ से करते हैं। एंड दूसरा इसका काम होता है स्टोरिंग वैल्यूज विदाउट री रेंडरिंग। तो वैल्यू को स्टोर करता है ये विदाउट री रेंडरिंग। अब इसका क्या मतलब है तो ये मैं आपको अभी थोड़ा वीडियो में आगे समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट की। सो देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक इनपुट है एंड एक सबमिट है। नाउ अगर मुझे इस इनपुट को रेफरेंस करना है यानी इसको पिक करना है नॉर्मल एचटीएमएल में, तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन, मतलब मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस दे दिया है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली $0 एंड जैसे ही $0 डॉट करूंगा या $0 पे एंटर मारूंगा तो you'll see मेरा ये एलिमेंट रेफरेंस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डॉम रेफरेंसिंग एंड इसको हम मैनिपुलेट करते हैं तो वो कहता है डॉम मैनिपुलेशन कहलाता है। नाउ यही सेम काम हम रेफ से भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने डॉलर इससे करा डायरेक्टली कंसोल में, अगर मुझे यहाँ पे करना हो तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज केस है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इनपुट है एंड ये सबमिट है। नाउ what I want to do is I want to basically print the input value by entered by user on click on submit। सिंपल इतना मुझे करना है। नाउ अगर आप यूज स्टेट को यूज करोगे इसके लिए, सिंपल यूज स्टेट से हो सकता है, तो हम कैसे करेंगे तो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली से const input and set input is equals to use state and use state में हम इसको एक एंटी वैल्यू दे देंगे। नाउ इनसाइड इनपुट व्हाट विल डू इज वी विल सिंपली से, इसको हम कंट्रोल बनाएंगे तो सिंपली से वैल्यू क्या होगी इसकी, जो इनपुट के अंदर वैल्यू होगी वो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। एंड ऑन चेंज वी विल से कि जो भी वैल्यू यहाँ मिल रही है उसको हम सीधा सेट इनपुट में पास कर देंगे द वैल्यू ऑफ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो भी वैल्यू यूजर इसके अंदर डाल रहा होगा वो हमें यहाँ में मिल जाएगी। एंड जैसे यूजर हिट करेगा सबमिट को व्हाट विल से इज वी विल से कंसोल डॉट लॉग इनपुट। ठीक है, अब अगर हम इसको चला के देखें तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू एंड जैसे सबमिट करूंगा तो यू विल सी हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे प्रिंट हो गया। बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, जो मेरा यूज केस था वो सॉल्व हो रहा है। बट इस यूज केस के साथ जो हमने यहाँ लिखा है एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इशू है, और वो क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो आई विल से कंसोल डॉट लॉग री रेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा you'll see एक बार री रेंडर वो कंपोनेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम माउंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू एंड यू कैन सी जितनी बार मैंने एक एक अल्फाबेट प्रेस किया हर बार मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ। और ये होती है एक परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी मिस्टेक रिएक्ट में कि आपका कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है, इससे क्या होता है परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। एंड दिस इज वाई यूजिंग यूज स्टेट फॉर स्टोरिंग इनपुट वेरिएबल और रेफरेंसिंग डॉम एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस। अब इसको हम यूज रेफ से कैसे कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे सारे इनपुट को हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देंगे वैल्यू को एंड इसको ऑन चेंज को भी कमेंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट इनपुट रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ एंड इनिशियली रेफ को नल वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हम रेफ को कॉपी करेंगे एंड इनपुट में या फिर हर डॉम एलिमेंट में रिएक्ट के अंदर एक चीज होती है रेफ, एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है बोल सकते हो रेफ, उसके अंदर आपको अपना इनपुट रेफ पास कर देना है। अब क्या होगा जो आपका इनपुट रेफ है वो इस वाले इनपुट को रेफरेंस कर रहा है। अब इसको हम चेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से कंसोल डॉट लॉग रेफ, सॉरी इनपुट रेफ नाम है, इनपुट रेफ डॉट करंट। अब जैसे मैं सेव करूंगा यू विल सी जो मैंने वहां डॉलर से उठाया था ना $0 से वही सेम यहाँ पे उठ रहा है। तो यू कैन सी कि हमने अपना जो इनपुट था उसका रेफरेंस उठा लिया एंड दिस इज फॉर व्हाट वी यूज अपना यूज रेफ। ठीक है, अब इससे एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि अब सिंपली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली कंसोल डॉट लॉग रेफ, सॉरी इनपुट रेफ
if I can write that input ref dot current dot value. अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पे लिखूं हेलो हाउ आर यू कुछ भी, तो अब देख सकते हो रेंडर हमारा सिर्फ एक बार हुआ बिकॉज जब माउंट हुआ तो उसके बाद री रेंडरिंग नहीं हुआ जब तक मैंने लिखा, तो यहाँ तो ठीक है। बट जैसे ही मैं पे सबमिट को प्रेस करूंगा, यूल सी पूरा जो इनपुट के अंदर वैल्यू थी मुझे देखने को मिल गई। सो दैट इज हाउ वी यूज रेफ फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड डॉम मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे डॉम को मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यू उठा सकता हूँ एंड इससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बट इसका एक ये तो बहुत मेजर यूज केस है, बहुत जगह आप रिएक्ट में काम करोगे तो देखोगे। बट इसके अलावा खाली इसका यूज केस ये नहीं कि आप इनपुट से वैल्यू उठाओ, और भी बहुत चीजें आप कर सकते हो इससे। लेट मी शो यू कि कैसे आप और चीजें कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज ऑन क्लिक पे आप बेसिकली आपके पास ये जो पूरा डॉम इनपुट है इसका रेफरेंस आ गया, तो आप यहाँ पे इस पर फोकस भी कर सकते हो। तो ऑन क्लिक व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली से इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, और इसको कॉल कर सकता हूँ एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ फोकस। अब जैसे ही मैं इसको फोकस को प्रेस करूंगा, you'll see मेरा इनपुट पे फोकस हो गया है। तो दिस इज द फर्स्ट यूज केस ऑफ यूज रेफ। बेसिकली यूज रेफ का यूज हम करते हैं किसी भी डॉम एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए। जैसे नाम से आप रेफ से समझ रहे हो रेफरेंस, तो इसमें क्या होता है, हम डॉम एलिमेंट जैसे मेरे इनपुट था मैंने इसका रेफरेंस सेव कर लिया है एंड अब क्या होगा, विदाउट एनी री रेंडरिंग आई कैन मैनिपुलेट दिस डॉम एलिमेंट। अभी आप देख सकते हो री रेंडरिंग कुछ भी नहीं हो रही है, सिर्फ एक बार जब मैंने रिफ्रेश करा था तब रेंडरिंग हुई। उसके बाद मैं चाहे फोकस करूं चाहे सबमिट करूं, मेरी री रेंडरिंग नहीं हो रही है। यूज स्टेट से यही सेम काम अगर हम करेंगे या किसी भी और हुक से करेंगे तो री रेंडरिंग होगी। यूज रेफ की एडवांटेज यही है कि वो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता है एंड उसके थ्रू आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो एक यूज केस तो ये हो गया। दूसरा यूज केस यूज रेफ का क्या होता है कि आप इसके अंदर वैल्यू सेव कर सकते हो विदाउट री रेंडरिंग। अब उससे मेरा क्या मतलब है, तो उससे मेरा मतलब ये है, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे दो बटन है एंड मेरे पास एक नॉर्मल यूज स्टेट की स्टेट है एंड स्टेट का नाम है आपका काउंट, नॉर्मल सी COUNT काउंट, एंड सेकंड इज सेट काउंट। ठीक है, अब काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, बहुत सही। एंड अब ये ब्रेक हो रहा है तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, आई विल सिंपली से ऑन क्लिक आपको क्या करना है, सेट काउंट, काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू है प्री +1। ठीक है, आपको सिंपली सेट काउंट कर देना है काउंट को इंक्रीमेंट करके एंड यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं काउंट को लिख भी देता हूँ ताकि उसको देखा जा सके। तो यहाँ पे काउंट लिख देते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे वाले में व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली से ऑन काउंट एंड इसमें मैं काउंट को डिक्रीज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सबमिट की जगह कर देंगे प्लस एंड इसको फोकस की जगह कर दूंगा माइनस। बिल्कुल परफेक्ट। अब सिंपल वही चीज है, जब मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा मेरा काउंट अपडेट हो रहा है। एंड द इशू ओवर हेयर इज ये जो वैल्यू मैंने यहाँ सेव करी, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ या डिक्रीमेंट करता हूँ, जितनी बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा इस चीज को उतनी बार मेरी कंपोनेंट की रीरेंडरिंग होगी। अब यही इशू को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज रेफ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेट मी शो यू कैसे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन टेक एनी इनपुट रेफ की जगह यहाँ पे सिंपल रेफ ले लूंगा एंड रेफ को इनिशियल वैल्यू में पास करूंगा 0 की, करेक्ट। एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल से जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो उस केस में आप रेफ डॉट करंट को इक्वल्स टू या प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, यानी 1 से इंक्रीमेंट कर दो। एंड सिमिलरली अगर आप कम कर रहे हो तो आप करो रेफ डॉट करंट माइनस इक्वल्स टू 1। परफेक्ट। एंड काउंट इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स काउंट डिफाइन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे काउंट है। एंड अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे रेफ डॉट करंट को पॉइंट भी करोगे, बस इसका नुकसान यही होता है अगर मैं यहाँ पे रेफ डॉट करंट लिखता भी हूँ देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन इज इफ आई से प्लस एंड इफ आई से माइनस, मेरा स्टेट अपडेट नहीं होगा बिकॉज कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा है। बट आई कैन शो यू कि ये वैल्यू सेव हो रही है। लेट मी शो यू हाउ की वैल्यू, लेट मी शो यू कि ये वैल्यू सेव हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और नया बटन बना लेंगे एंड इसमें लिखेंगे सबमिट एंड इसके सबमिट पे वी विल कॉल सिंपली हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे एंड हैंडल सबमिट पे इनपुट करंट वैल्यू प्रिंट हो ही रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो you'll see जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा एंड डिक्रीमेंट करूंगा मेरी स्टेट जो है वो रेंडर नहीं कर रही है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही है एंड रीरेंडरिंग नहीं हो रही है। पर जैसे मैं सबमिट प्रेस करता हूँ यू विल सी इनपुट रेफ नहीं डिफाइंड है। सॉरी मैंने रेफ का नाम बदल दिया था, तो यहाँ पे इनपुट रेफ की जगह रेफ आ जाएगा। ओके, अगेन लेट मी शो यू। तो जैसे मैं इंक्रीमेंट करूंगा एंड जैसे मैं डिक्रीमेंट करूंगा, जैसे मैं सबमिट करूंगा यू विल सी कि मेरी वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख गई है। तो इस तरीके से हम
यूज रेफ को सेकंड तरीके से यूज कर सकते हैं, बेसिकली वैल्यू सेव करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड इसका एडवांटेज यही होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है एंड उनका कोई भी चेंज वेंज होता है तो उसका जो होता है आपका पूरे कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं होता है, तो पूरे कंपोनेंट की रेंडरिंग नहीं होती है। अब इसका सबसे एडवांटेज क्या है, अभी मैं यहाँ पे एडवांटेज को मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ बना के, बट इस चीज का मेजर एडवांटेज क्या है, मान के चलो आपने कोई इवेंट लिस्टनर लगा रखा है एंड इस इवेंट लिस्टनर को आपको चेंज करना है किसी स्टेट के बेसिस पे या किसी चीज के बेसिस पे। तो अब क्या होगा, अगर आप उस चीज को या जो स्टेट है उस स्टेट को यूज इफेक्ट में डाल के उसके अंदर ये उसको चेंज करोगे उसकी स्टेट को, तो क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट लिस्टनर है उसे आपने सेव कर दिया नॉर्मल आपने एक यूज स्टेट के अंदर, एंड आप यूज स्टेट को यूज इफेक्ट के अंदर डाल के उसकी स्टेट को ट्रू फॉल्स कर रहे हो, तब क्या होगा, वो इनफाइनाइट रेंडरिंग हो जाएगी कि आपकी वो स्टेट जो है वो डिपेंडेंसी है यूज इफेक्ट की, एंड वो यूज इफेक्ट उसी स्टेट को चेंज कर रहा है, तो वो इनफाइनाइट रेंडरिंग हो जाएगी। तो ऐसे केसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज रेफ का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, यूज रेफ के वैल्यू को चेंज कर देंगे यूज इफेक्ट के अंदर, एंड यूज रेफ की वैल्यू चेंज होने से यूज इफेक्ट जो है रीरेंडर नहीं होगा, तो हमारा जो इनफाइनाइट लूप था वो बच जाएगा। अब आई एम थिंकिंग, आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा मुश्किल है, बट इस चीज को आप एक बार ट्राई करना प्रैक्टिकली, कोई एक ऐसी स्टेट बनाना जो जो है आप किसी क्लिक पे चेंज करना चाहते हो यूज इफेक्ट के बेसिस पे, एंड यूज इफेक्ट उस स्टेट को चेंज करेगा एंड यूज इफेक्ट की ही डिपेंडेंसी वो स्टेट होगी, तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट कंपाउंडिंग इनफाइनाइट रेंडरिंग में चला जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज इफेक्ट यूज करा जाता है, यूज रेफ यूज करा जाता है। तो आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट दैट्स व्हाट इट इज। तो आप ये जाके चैट जीपीटी से मदद ले सकते हो उसकी, बट हाँ दीज आर टू मेजर यूज केसेस। पहला तो सबसे ज्यादा यूज केस तो आप इसी में यही देखोगे, डॉम एलिमेंट का मैनिपुलेशन, की डॉम एलिमेंट को रेफरेंस कर लो एंड देन उसमें मैनिपुलेट कर लो उसको, तो एक यूज केस तो सबसे बड़ा ही होता है। दूसरा ये होता है वैल्यू स्टोरेज के लिए, वैल्यू स्टोरेज के लिए कम यूज करा जाता है, बट अगेन ऐसे यूज केसेस में अगर कभी मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी और वीडियो में यूज केस। तो उसमें क्या होता है, वैल्यू स्टोरेज में बेसिकली हम ऐसी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं जिनको चेंज होने पे हम चाहते नहीं कि कंपोनेंट रीरेंडर हो। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू थी कि मैं चाहता नहीं था कि कंपोनेंट रीरेंडर हो इस वैल्यू के चेंज पे, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप चाहते हो यहाँ पे काउंट को शो करना, तो तब आप इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिडेंडर नहीं करता है, तो आपका कंपोनेंट कभी भी अपडेट नहीं होगा, तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ दिखेगी नहीं। अगर आप बैकएंड पे कोई वीडियो मतलब वैल्यू सेव करना चाहते हो, मतलब बैक लेवल पे कोई वैल्यू सेव करना चाहते हो जो यूजर को दिखेगी नहीं, एंड उस वैल्यू के चेंज पे आप चाहते हो कि कुछ परफॉर्म हो, स्टेट रीरेंडर ना हो उसके चेंज पे, देन इन दैट केस यूज रेफ इज द बेस्ट चॉइस। उस केस में आई विल नॉट सजेस्ट यूजिंग यूज स्टेट, बिकॉज यूज स्टेट रीरेंडरिंग करेगा एंड परफॉर्मेंस खराब करेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसमें हमने बात करी यूज रेफ के बारे में, एंड यूज रेफ के जो दो मेन यूज केसेस थे हमने समझ लिए। नाउ नो कि सेकंड यूज केस जो मैंने बताया था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू करो इसको एंड चैट जीपीटी की मदद लो, थोड़ा सा हो सके तो अगर जरूरत लगती है तो कोई और वीडियो की भी मदद ले सकते हो, बट इसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी थोड़े टाइम बाद समझ आया था। हे गाइस, सो कवरिंग एवरी रिएक्ट हुक की जो हमारी वेब सीरीज चल रही है, ये उसके 5th वीडियो है, एंड इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट यूज कॉल बैक इन रिएक्ट, एंड वी आर गोना सी कि यूज कॉल बैक हुक हम रिएक्ट में क्यों यूज करते हैं एंड इसको कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि यूज कॉल बैक हम क्यों यूज करते हैं। तो यूज कॉल बैक इज यूज्ड टू कैश अ फंक्शन इन रिएक्ट एंड रिएक्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली क्या करता है यूज कॉल बैक, जो आपका रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस आप लिखते हो उनको ये कैश कर देता है, एंड देन आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। सो दैट इज व्हाई एंड हाउ वी यूज रिएक्ट यूज कॉल बैक हुक। नाउ ये कैसे कैश करता है एंड कैसे ऑप्टिमाइज करता है इसके बारे में कोड लेवल में चल के समझते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं एक app.jsx पे। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, सो आई जस्ट गो थ्रू द कोड, एक्सप्लेन इट टू यू, देन आई शो यू कि कैसे हम इसको यूज कॉल बैक की मदद से ऑप्टिमाइज करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल यूज स्टेट है दो, एक है इनपुट का स्टेट जो कि आपके इनपुट की वैल्यू को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड इनपुट है हमारे पास उसको कंट्रोल करता है। देन वी हैव अ काउंटर का स्टेट जिसकी इनिशियल वैल्यू है 1 एंड ऊपर वाले की इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी स्ट्रिंग। देन वी हैव अ ऐप रेंडर का कंसोल डॉट लॉग, बेसिकली जब भी ऐप रेंडर होगा तो आपको कंसोल में दिखेगा कि ऐप रेंडर हो चुका है, ये उसके लिए लिखा हुआ है। एंड देन वी हैव अ फंक्शन नोन कॉल्ड बेसिकली फेच लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने सिमुलेट करा है कुछ इस तरीके का इफेक्ट कि हम एपीआई से एक डाटा की लिस्ट ला रहे हैं, या टू डू लिस्ट टाइप होता है ना, वैसे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कोई डेटा तो फेच नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है एरे बना दो एक, जो भी काउंट का स्टेट के अंदर वैल्यू है उस काउंट को यूज करके एक एरे बना दो एंड आइटम से उसे फिल कर दो। तो मैं यहाँ पे एक डमी एरे बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूआई, तो यूआई के अंदर फर्स्ट वी हैव अ पी टैग जिसके अंदर लिखा है यूजर एंटर्ड एंड इनपुट है, जो भी यूजर एंटर में इनपुट में लिखेगा वो हमें यहाँ दिख जाएगा। वी हैव एन इनपुट जो ऑन चेंज पे हमारी इनपुट की स्टेट को चेंज करता है। वी हैव टू बटन्स, फर्स्ट फॉर इंक्रीमेंटिंग एंड सेकंड फॉर डिक्रीमेंटिंग द काउंट स्टेज। एंड देन वी हैव अ लिस्ट कंपोनेंट, एंड लिस्ट कंपोनेंट के अंदर अगर हम जाएं तो फेच लिस्ट का जो फंक्शन है वो है ये एज अ प्रॉप ले रहा है, एंड इसके अंदर एक स्टेट है
लिस्ट और सेट लिस्ट करके, एंड देन यूज इफेक्ट के थ्रू हम लिस्ट फेच लिस्ट जो है उसको कॉल करके डेटा ला रहे हैं और उसको लिस्ट के अंदर सेट कर दे रहे हैं, एंड देन वी आर जस्ट रेंडरिंग अवर लिस्ट डाउन हेयर। सो ये बेसिक सा हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस एप्लीकेशन इज, अगर जैसे ही मैं इसको माउंट करूंगा यू विल सी मेरा ऐप रेंडर हुआ, मेरा लिस्ट रेंडर हुआ, परफेक्टली फाइन। लिस्ट के अंदर ही मैंने यहाँ पे ये यूज इफेक्ट के अंदर डाल रखा है लिस्ट रेंडर, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये परफेक्टली सब फाइन है कि भाई लिस्ट रेंडर हो गया, ऐप रेंडर हो गया एक बार माउंटिंग में, बिल्कुल ठीक है। नाउ जब भी मैं अपना इंक्रीमेंट से इसको इंक्रीज करूंगा अपनी काउंट स्टेज को, तो यू विल सी मेरा ऐप रेंडर होगा, लिस्ट रेंडर होगा। मेक परफेक्ट सेंस, बिकॉज यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, उस स्टेट चेंज से जो मेरा लिस्ट का काउंट है वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई जो हमारी फेच लिस्ट से आउटपुट जा रहा है वो बदल रहा है, एंड उस आउटपुट के डिपेंडेंट पे जो यहाँ रेंडरिंग है वो बदल रही है। दैट्स वाई ये भी री रेंडर हो रहा है, एंड लिस्ट रेंडर हमें देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे हमें ऐप रेंडर देखने को मिल रहा है। परफेक्ट सेंस, जब भी मैं इसे बढ़ाऊंगा एंड जितनी बार इसे घटाऊंगा यू विल सी ऐप और लिस्ट दोनों रेंडर हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके। द इशू इज इफ आई डू दिस, तो यू विल सी हर बार जब मैं यहाँ की स्ट्रोक प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ऐप तो रेंडर होना चाहिए, बिकॉज ऐप के अंदर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, एंड उस स्टेट से डिपेंडेंट जो हमारा यूआई है वो चेंज हो रहा है। बट जो ये स्टेट है हमारी इनपुट वाली स्टेट, इसके चेंज से हमारे लिस्ट वाली जो कंपोनेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिस्ट इज नॉट कंज्यूमिंग इनपुट, बट स्टिल यू विल सी लिस्ट रेंडर हो रहा है बार बार। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट के अंदर हम पास कर रहे हैं फेच लिस्ट को, एंड जो यूज इफेक्ट है वो डिपेंडेंट है फेच लिस्ट के जो फंक्शन है उसके ऊपर, मतलब उसकी डिपेंडेंसी है फेच लिस्ट है। जब जब फेच लिस्ट चेंज होगा हमारा यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा ताकि लिस्ट से नया डेटा ला सके। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जब मेरा कंपोनेंट ये वाला री रेंडर हो रहा है, मेरा जो फेच लिस्ट है ये हर बार एक नया फंक्शन बन रहा है। जितना ये फंक्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये बार बार एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस फंक्शन का, एंड फेच लिस्ट को असाइन कर रहा है। दैट इज वाई हर री रेंडरिंग पे फेच लिस्ट से एसोसिएटेड जो फंक्शन है वो न्यू फंक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे हर बार फेच लिस्ट इसके रिएक्ट को लग रहा है चेंज हो रहा है, एंड दैट्स वाई ये री रेंडर कर रहा है मेरा लिस्ट कंपोनेंट। नाउ दिस इज अ परफॉर्मेंस ड्रॉबैक ओवर हियर, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट वो तो री-रेंडर होना चाहिए, उसके अलावा अंदर के जो कंपोनेंट है वो भी री-रेंडर हो रहे हैं उन स्टेट के चेंज से भी जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे लिस्ट का कोई डिपेंडेंसी इनपुट से नहीं है जैसे कि मैंने बताया, बट स्टिल वो री-रेंडर हो रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे दो कंपोनेंट रेंडर करने पड़ रहे हैं जो कि इनिशियली एक ही करना चाहिए था, बिकॉज एक के अंदर ही चेंज हो रहा है, दो के अंदर नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी सॉल्व विद यूज कॉलबैक। ना यूज कॉलबैक यहाँ पे क्या करता है, यूज कॉलबैक क्या करेगा, ये जो हमारा फंक्शन है जो हमारा बार बार चेंज हो रहा है या बार बार रीइनिशिएट हो रहा है या री इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिस फंक्शन का, उसको मेमोराइज कर लेगा या उसको कैश कर लेगा, एंड उसको सिर्फ तभी चेंज करेगा जब हम कोई पैरामीटर्स पास करेंगे, एंड वो पैरामीटर्स जो हैं या डिपेंडेंसीज जो हैं वो चेंज होंगी, सिर्फ उन्हीं के चेंजेस पे ये फंक्शन को रिक्रिएट करेगा। अब ये कैसे होता है तो इसको मैं दिखाता हूं। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल एनक्लोज दिस एंटायर फंक्शन इन अ पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यूज कॉलबैक, एंड यूज कॉलबैक यूज इफेक्ट की तरह एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। ना इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर आप वो चीजें या वो स्टेट्स पास करोगे जिनकी चेंज पे आप चाहते हो जो आपका एक पूरा फंक्शन है दोबारा से रिकैलकुलेट हो या रिकम्प्यूट हो। अब यहाँ पे ये फंक्शन काउंट जो स्टेट है उसको यूज करता है, एंड उसी के बेस पे हमारी लिस्ट बनाता है। सो काउंट इसकी एक डिपेंडेंसी है, जब जब हम चाहते हैं काउंट चेंज हो तब तक हम चाहते हैं कि ये फंक्शन रिकम्प्यूट हो एंड नई लिस्ट के एरे हमें प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे हम काउंट यहाँ पे पास कर देंगे इसको एज ए डिपेंडेंसी एरे। ना इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस कंपोनेंट को रीरेंडर करूंगा मेरा ऐप और लिस्ट दोनों रेंडर हुए, मेक सेंस। इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो मेरा लिस्ट रेंडर हो रहा है एंड ऐप भी रेंडर हो रहा है, मेक कंप्लीट सेंस। बट जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यू विल सी मेरा लिस्ट नहीं रेंडर हो रहा है, सिर्फ ऐप रेंडर हो रहा है। दैट इज हाउ आई ऑप्टिमाइज दिस एंटायर कंपोनेंट। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो कॉल बैक है मेरा ये चेक कर रहा है हर री इंस्टेंस पे जब भी हर बार ये रिकम्पोनेंट री रेंडर हो रहा है कि भाई क्या कोई भी काउंट की स्टेज का चेंज हुआ है, एंड हम वी सी की काउंट तो यार जो था वहीं का वहीं है, काउंट में तो कोई चेंज आया नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि भाई ऐसा करो फिर इसको तुम रिक्रिएट ना करो, ये फंक्शन ऑलरेडी जो मेरे पास सेव्ड रखा है इस पैरामीटर्स के साथ वही फंक्शन मैं रिटर्न कर देता हूँ तुम्हें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन का रिक्रिएशन वाला पार्ट था वो बच गया, एंड हमारा रीरेंडरिंग प्रोटेक्ट हो गई या प्रिवेंट हो गई, एंड हमारा परफॉर्मेंस जो है रिएक्ट कंपोनेंट का ऑप्टिमाइज हो गया। सो दिस इज हाउ वी यूज कॉलबैक। Now use callback can also take parameters or arguments. What we have to do is we have to say, जैसे fetch list में I will say मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर पास करता हूँ I test, ठीक है। अब ये जो टेस्ट पैरामीटर मैंने पास करा या आर्ग्यूमेंट बोल दो आप, पास करा मैंने इस फेच लिस्ट को,
वी कैन टेक इट ओवर हेयर, वी कैन से यहाँ पे एक arg आर्ग्यूमेंट एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से arg प्लस आइटम। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मेरा टेस्ट यहाँ पे सबके साथ साथ में जुड़ गया। अब मैं जितनी बार इंक्रीमेंट करूंगा जितने डिक्रीमेंट करूंगा टेस्ट जुड़ के आएगा। सो दिस मीन्स फेच लिस्ट को हमने यूज कॉलबैक से बाउंड कर दिया, बट दैट डजंट मेक फेच लिस्ट फंक्शन जिसके अंदर आप पेरीमीटर पास नहीं कर सकते हो। आप कॉलबैक लगाने के बाद भी फंक्शन के अंदर पेरीमीटर पास कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वो यूज होता है। बस अंतर इतना आता है कि अब ये फंक्शन जो है कैश हो गया है एंड ये रिएक्ट कंपोनेंट जो है वो मतलब रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देता है। सो यहाँ पे मैंने उसे कैश कर लिया एंड अब ये री रेंडर तभी होगा, मतलब रिकम्प्यूट तभी होगा, या नया इंस्टेंस फंक्शन का तभी बनेगा जब काउंट चेंज होगा। So that is how we use callback and that is why we also use callback. How तो मैंने आपको बता दिया कि इसी तरीके से सिंपल यूज इफेक्ट की तरह से लगाया जाता है, why में भी मैंने आपको बता दिया कि आपका जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है उसमें काम आता है। बेसिकली फंक्शंस को कैश कर लेते हैं एंड देन वो फंक्शन सिर्फ तभी रिकम्प्यूट होते हैं जब उनकी डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो स्टेट्स हैं वो रीचेंज होती हैं। हे गाइस, सो कवरिंग एवरी रिएक्ट हुक की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें अब तक हम काफ़ी सारे रिएक्ट हुक कवर कर चुके हैं, लाइक यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज कॉलबैक, यूज रिड्यूसर एक्सेट्रा। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट यूज मेमो एंड वी आर गोना अंडरस्टैंड कि हम क्यों यूज मेमो को यूज़ करते हैं एंड ये कैसे यूज़ होता है एंड कैसे हमारी मदद करता है रिएक्ट में, रिएक्ट कंपोनेंट्स में एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि यूज मेमो क्या होता है एंड ये क्यों यूज़ करा जाता है। सो यूज मेमो बेसिकली एक रिएक्ट का हुक है जो मेमोइजेशन ऑफ वैल्यूज या रिजल्ट्स के लिए यूज करा जाता है। सो बेसिकली वैल्यू जो होती है किसी भी वेरिएबल की कंप्यूटेशन वैल्यू जो होती है उसको कैश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एंड दिस इज बेसिकली यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिक इसका डेफिनेशन ये होता है यूज कॉल बैक। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो यूज कॉल बैक का जो यूज केस होता है वो होता है फंक्शन की कैशिंग के लिए। यूज मेमो सिमिलर वैसा सही है, बस डिफरेंस इतना है ये फंक्शन का रिजल्ट कैश ना करके एक कंप्यूटेशन का रिजल्ट कैश करता है। नाउ ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल काउंटर ऑपरेशन, काउंटर का मैंने बेसिकली कोड लिखा हुआ है, रिएक्ट में काउंटर बना रखा है एंड यू विल सी जब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ डिक्रीमेंट करता हूँ बिल्कुल प्रॉपर मेरा कोड चल रहा है, इंक्रीमेंट पे बढ़ रहा है डिक्रीमेंट पे कम हो रहा है, करेक्ट। Now what will happen if I'll have like const value and I'll say कि भाई स्लो नाम का मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो बेसिकली console.log कॉल करता है एक एरे बनाता है इस साइज की जो भी ये नंबर है उसको फिल करता है 1 से एंड देन डॉट रिड्यूस लगा के उसके अंदर कंप्यूटेशन करता है एंड जो भी रिजल्ट होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो मैंने इस तरीके का एक फंक्शन रखा है जो बेसिकली मेरी प्रोसेस को इंटर को स्लो करेगा। यहाँ पे console.log मैं कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब यू विल सी कि जैसे मैं कोड को मतलब अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी मेरा एक बार वैल्यू आ गया। जैसे मैं इंक्रीमेंट क्लिक करूंगा यू विल सी जो 2 आया वो थोड़ा स्लो आया, दोबारा इंक्रीमेंट करूंगा यू विल सी डिले था, मेरे क्लिक एंड वैल्यू आने में डिले था। इस डिले को मैं और थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, मुझे एक यहाँ 0 एक्स्ट्रा लगा देना है यानी अपने एरे का साइज इंक्रीज करना है। तो यू विल सी देखो अब ये वेबसाइट जो है लोड ही होती रहेगी, रिएक्ट का कंपोनेंट लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। रीजन कि जब भी रिएक्ट का कंपोनेंट लोड हो रहा है यू विल सी बार बार एक कॉल जो है कॉल हो रहा है, ठीक है। हर स्टेट चेंज पे, हर इटरेशन पे, हर कंपोनेंट रीरेंडरिंग पे तुम्हारा जो ये फंक्शन है स्लो वाला है बार बार कॉल हो रहा है एंड इसके बार बार कॉल होने से नुकसान क्या हो रहा है कि ये जो इतनी बड़ी एरे है रिएक्ट को बनानी पड़ रही है, देन उसको फिल करना पड़ रहा है 1 से एंड देन उसके ऊपर कंप्यूटेशन करके जो भी रिजल्ट है वो हमें रिटर्न करना पड़ रहा है एंड वो रिटर्न की वैल्यू में सेव हो रही है एंड देन हमें कंसोल दिख रही है। तो एलसी यहाँ पे रिफ्रेश हो भी गया, तो एलसी ये दोबारा कॉल्ड हुआ एंड ये अभी अपडेट हो रहा है, आपका रिफ्रेश हो चुका है एंड कंपोनेंट अभी हाइड्रेट हो रहा है। बेसिकली जो अपना पूरा HTML है वो सारा रेंडर हो रहा है, अभी तक हो भी नहीं पाया है जस्ट बिकॉज आई इंक्रीज द साइज बाय विद अ 1 0, ठीक है। अब जैसे मैं इसको स्लो करूंगा अपने कंपोनेंट को रिफ्रेश करूंगा तो एलसी थोड़ा जल्दी लोड हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट यूज मेमो सॉल्व्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंपल कंपटीशन हो रहा है, बेसिकली कैलकुलेशन हो रहा है बैकएंड पे या आप बोल सकते हो क्लाइंट लेवल पे कंपटीशन हो रहा है जो कि मेरे पूरे एप्लीकेशन को स्लो कर दे रहा है। एंड द थिंग इज ये जो कंपटीशन है इसका मेरे डायरेक्ट जो कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डायरेक्टली उसको रेंडरिंग में कहीं यूज कर रहा हूँ। इट इज जस्ट फॉर समथिंग, हो सकता है यहाँ पे तो मैंने डमी लिखा है, हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी कैलकुलेशन कर रहे हो जिसका आपको डायरेक्ट कंपोनेंट पे कोई यूज केस ना हो एंड वो कंपटीशन जो है आपकी पूरे ऐप को स्लो कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में कर रहा था। यू विल सी यहाँ पे थोड़ा डिले आ रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी सॉल्व बाय यूज मेमो। तो व्हाट वी कैन डू इज, बिकॉज यहाँ पे मेरा वैल्यू कांस्टेंट है, फिल कांस्टेंट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हर बार कांस्टेंट आएगा, करेक्ट।
कि जो भी मेरा स्लो का वैल्यू है कांस्टेंट हो, बिकॉज सेम लेंथ की एरे के अंदर जो 1 से बनी है उसका अगर हम रिड्यूस बार बार करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली कैश दिस वैल्यू, एंड कैशिंग से क्या होगा, जब तक मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा इस फंक्शन के अंदर, जो मेरी आउटपुट है वो रिएक्ट याद कर लेगा कि भाई इस कैलकुलेशन का आउटपुट ये था, एंड अगर दोबारा मैं री-रेंडरिंग करता हूं तो वो चेक कर लेगा कि भाई ये वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ ये तो करता है, कोई चेंज हुआ है नहीं, कुछ भी पैरामीटर्स में चेंज नहीं हुआ, तो वो सेम वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। सो दिस इज व्हाट वी डू विद यूज मेमो। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली एनक्लोज दिस फंक्शन इन अ यूज मेमो, ठीक है, एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक पास करते हैं, तो हम फंक्शन को कॉल ना करके कॉल बैक की तरह पास करेंगे एंड एक डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे, जैसे कि रिएक्ट के हर हुक में होता है। नाउ व्हाट विल हैपन इज जैसे मैं अपने कंपोनेंट को या अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा तो विल सी एक बार कॉल्ड कॉल होगा, यानी एक बार हमारा स्लो फंक्शन कॉल हुआ माउंट होते ही, विच इज जेन्युइन बिकॉज मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे लगाई है, दैट मीन्स कि जैसे कंपोनेंट माउंट होगा एक बार इसको कॉल कर दो। बट नाउ जब भी मैं इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा तो विल सी मेरा कोई भी डिले नहीं है, एंड वैल्यू जो है वो मेरी कंसोल हो रही है, सेम वैल्यू बार बार कंसोल हो रही है जो कि यहाँ पे टॉप पे लिखा है, लेकिन फंक्शन मेरा बार बार कॉल नहीं हो रहा है, जो कॉल्ड कंसोल है ये बार बार कंसोल नहीं हो रहा है। सो दिस मीन्स रिएक्ट ने बेसिकली इसका जो आउटपुट था वो कैश कर लिया है, एंड बार बार कैशिंग से आउटपुट उठा के ला रहा है, दैट इज मेकिंग द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाइज गुड एंड रिड्यूसिंग द डिले इन अवर चेंजेस। तो यू कैन सी बिल्कुल फास्ट हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, जो भी डिले था वो रुक गया है। नाउ कई यहाँ पे तो बेसिकली मेरा केस ये था कि कोई चेंज नहीं था एरे के साइज में या कुछ भी, उसमें कोई चेंज नहीं था। व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज वी कैन से कॉन्स्ट लेट्स से val एंड set val, एंड वी कैन से use state एंड set val को फाइनेंशियली हम val को 0 कर देंगे, वो कर देंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे set count की जगह set val कर देंगे, set count की जगह set val, ठीक है। अब इसमें एंड यहाँ पे काउंट की जगह वेल लगा देंगे, तो यहाँ पे टॉप पे एक वेल लगा देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे एक br टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, एक यहाँ पे इंक्रीमेंट रेंडर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो वेल है इसकी वैल्यू को हम स्लो के अंदर पास कर सकते हैं। तो इसको मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ बेसिकली, अभी तक तो मैं आपको सिंपल वैल्यू दिखाया, अब मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ कि जब भी स्टेट चेंज हो तब एक बार कंप्यूटेशन हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पास कर दिया, नाउ वी विल रिसीव दिस वैल हेयर, एंड फिल में हम यहाँ वैल डाल देंगे, तो अब ये जो भी मेरी वैल है उससे फिल होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज इनिशियली जब माउंट होगा तो एक बार कंप्यूटेशन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने में कोई कंप्यूटेशन नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कॉल नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी वैल वाली स्टेट को चेंज करूंगा जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, सेट वैल की जगह यहाँ वैल लिखना है, माय मिस्टेक, सो दोबारा दिखा देते हैं। तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूंगा डिक्रीमेंट करूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार कॉल हुआ दोबारा कॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस स्टेट को चेंज करूंगा जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटेशन की डिपेंडेंसी है, विल सी कॉल्ड फंक्शन दोबारा कॉल होगा, विल सी दोबारा कॉल हुआ एंड थोड़ा डिले आया, तो विल सी थोड़ा डिले आया, बट सिर्फ तब कॉल हुआ जब हमारी जो डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट है वो चेंज हुई। उसके अलावा नॉर्मल जो हमारा फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो भी वैल्यू में चेंज होगा वो हमारा नीचे दिख गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूज मेमो। बेसिकली वैल्यू जो होता है, जो यूज कॉल बैक था वो फंक्शन, उसमें यहाँ पे हम फंक्शन पास करते थे ना, फंक्शन से जो रिटर्न आता था उसको हम कैश करते थे। यहाँ पे हम फंक्शन ना पास करके जो कंप्यूटेशन, ये फंक्शन आपको लग रहा है बिकॉज मैंने नीचे लिखा है, वी कैन ऑल्सो डू इज वी कैन डायरेक्टली टेक दिस कंप्यूटेशन एंड प्लेस इट ओवर हेयर एंड दिस विल वर्क लाइक सेम, दिस विल वर्क लाइक सेम, बट व्हाट द पॉइंट ओवर हेयर इज जो यूज कॉल बैक है उसमें हम फंक्शन को कैश करते हैं, यूज मेमो में हम एक कंप्यूटेशन के रिजल्ट को कैश करते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, एंड उनकी कैशिंग से हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देते हैं अपने रिएक्ट ऐप की। सो दैट्स इट फॉर यूज मेमो। आई होप सही से यूज मेमो समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुक नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा यूज आई विल से होता है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी यूज़ की काफ़ी ज़्यादा है, बट इसका यूज डाउन साइड भी होते हैं। अर्लियर आई यूज टू थिंक कि भाई ऐसे यूज मेमो हर जगह लगा दो, बट दैट इज नॉट द गुड केस। डाउन साइड ये होते हैं कि जितनी वैल्यूज के लिए कैश करेगा आपकी मेमोरी में उतनी जगह ज़्यादा लेगा, मेमोरी इंटेंसिव होते हैं। बेसिकली कैशिंग क्या होता है, वैल्यू सेव कर लेता है कि किस वैल्यू के अगेंस्ट क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो उसका कैशिंग मैपिंग बनाता रहता है, तो दैट इज ऑल कैशिंग इज ऑल अबाउट। सो ये जितना भी आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपका मेमोरी बढ़ता चला जाता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीक। सो या दैट इज अ डाउन साइड ऑफ इट। अगर कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में कि भाई यूज मेमो का क्या डाउन साइड है। हे गाइस, सो कवरिंग एवरी रिएक्ट हुक की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज की वीडियो में वी आर गोना कवर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिएक्ट हुक, दैट इज यूज रिड्यूसर। एंड वी आर गोना सी कि कैसे हम यूज रिड्यूसर को सही से यूज करते हैं, इसका एक्चुअल में यूज केस क्या होता है एंड हम इसे क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल कोड है
बेसिकली मैंने app.jss में दो राउट बना दिए हैं, एक है यूज स्टेट का, एक यूज रिड्यूसर का, एंड दोनों के एक कॉमन यूआई है जो यूआई रेंडर हो रहा है, एंड देन यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर के दो अलग पेजेस, एंड देन वी आर गोना गो थ्रू द कोड। तो यहाँ पे सिंपल एक मेरे पे कोड है। कोड को समझने से पहले फ्रंट एंड देखते हैं। फ्रंट एंड है मेरे पास, ठीक है, पेज यूजिंग यूज स्टेट, ये यूज स्टेट को यूज करके बना हुआ पेज है, ठीक है। इसके अंदर काउंटर है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कस्टम वैल्यू डाल सकता हूँ मैं काउंटर में, लाइक मैंने यहाँ पे 10 डाल के कस्टम वैल्यू डाल दिया। टॉगल बैकग्राउंड कलर कर सकता हूँ, सिंपल है, एंड इमेज को शो एंड हाइड कर सकता हूँ। तो ये 3-4 हुक्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। कोड लेवल पे आए तो ये 3 हुक्स हैं, एक है काउंटर जो कि काउंट को हैंडल कर रहा है, ठीक है, एंड बीजी कलर जो चेंज हो रहा है वो इस हुक से चेंज हो रहा है, शो इमेज हमारा इस हुक से हो रहा है, and then we have 4 different functions, first for increasing the value of count, second for decreasing the value of count, third for toggling the background, and fourth for toggling image, and custom value सेट करने के लिए एक और फंक्शन है हमारे पास जो कि काउंट को ही चेंज करता है। नाउ यूआई दोनों केसेस में कॉमन है, तो कॉमन यूआई का एक फंक्शन बना रखा है, या फिर को बोल सकते हो कंपोनेंट बना रखा है, उसके अंदर यूआई हमारा हो रहा है सिंपल रेंडरिंग, कुछ खास इसमें है नहीं, बस जितने फंक्शन पीछे बने उन्हें कॉल करता है ये, या सो दैट्स द यूज स्टेट कोड ओवर हियर। नाउ यूज स्टेट अगर आपने नहीं देखा तो यूज स्टेट क्या होता है ये नहीं पता है, तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। सिंपली स्टेट्स के बेसिस पे पूरा रिएक्ट चलता है। स्टेट इज बेसिकली अ वैल्यू जो कि रेंडर होती है आपके फ्रंट एंड पे, एंड उसको यूज स्टेट हुक के थ्रू हम रियल टाइम चेंज कर सकते हैं एंड रियल टाइम उसकी रेंडरिंग कर सकते हैं, तो ये काम होता है यूज स्टेट हुक का। नाउ ये हमने यूज स्टेट से पूरा बना रखा है। नाउ द इशू ओवर हियर इज जो आपका पूरा कोड का लॉजिक है, जो आपका पूरा लॉजिक है, ये 3 डिफरेंट कोड, मतलब 3 डिफरेंट स्टेट्स एंड 4-5 डिफरेंट हैंडलर्स में डिवाइडेड है। हैंडलर्स तो चलो फिर भी ठीक है, पर मल्टीपल स्टेट्स में कोड का डिवाइड होने से दिक्कत क्या होती है, जितनी बार स्टेट चेंज होगी उतनी बार मल्टीपल रिटेंटिंग होती है, एंड जो आपकी डीबगिंग होती है वो हार्ड हो जाती है। एंड यहाँ पे तो 3 स्टेट है, तो आपको फिर भी देखने में थोड़ी आसानी लग रही है कि 3 ही स्टेट है, बट कई कोड बेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल पे होते हैं, वहाँ पे 20, 30, 40 स्टेट्स तक एक कंपोनेंट में एग्जिस्ट करती हैं, एंड जब 40 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं तो हर जगह ये लिखना कि सेट काउंटर, सेट बैकग्राउंड, सेट इमेज, इस तरीके से बार बार सेट करके लिखना, एंड बार बार एक हर को एक इनिशियल वैल्यू अलग अलग से देना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस हो जाता है, एंड कोड जो है थोड़ा क्लटर भी हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है, क्योंकि लॉजिक आपका मल्टीपल स्टेट्स में फैला हुआ है। तो रीयूज रिड्यूसर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेसिकली रीयूज रिड्यूसर क्या करता है, वो आपके पूरे जो स्टेट का लॉजिक है उसको रिड्यूस करके एक सिंपल फंक्शन में डाल देता है, जो कि इजी टू डिबग एंड इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम ये जो रियल कोड लिखा है इससे पहले एक यूज रिड्यूसर का जो एग्जांपल है, जो कि रिएक्ट नहीं दिया है, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसके थ्रू समझते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके सिंटैक्स से कैसे लिखा जाता है। तो काफी हद तक ये यूज स्टेट की तरह ही होता है, सिंपली कॉन्स्ट करके यहाँ पे आप यूज रिड्यूसर कॉल करते हैं। ये 2 चीजें लेता है, पहला होता है एक रिड्यूसर फंक्शन, अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगा, एंड एक होते हैं इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू तो जैसे हमने यूज स्टेट में देखा था, हम एक इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, जैसे काउंट को 0 दे दिया, बैकग्राउंड कलर को ये दे दिया, एंड हमने शो इमेज को फॉल्स दे दिया। तो एक इनिशियल वैल्यू लेता है कि जितनी भी यूज रिड्यूसर स्टेट्स हैंडल करेगा उसके अंदर इनिशियल वैल्यू स्टेट्स की क्या होगी, तो वो हम यहाँ पे पास करते हैं। वी हैव अ रिड्यूसर फंक्शन, जैसे बताया डिटेल में, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली यही वो फंक्शन है जो स्टेट्स की चेंज को हैंडल करता है। देन वी हैव अ डिस्पैच फंक्शन। सो डिस्पैच फंक्शन क्या होता है, बेसिकली डिस्पैच फंक्शन वो फंक्शन होता है जो रीयूज रिड्यूसर हमें देता है, जिसके थ्रू हम जो स्टेट्स होती हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। बिकॉज यूज रिड्यूसर में डायरेक्टली हम स्टेट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास डिस्पैच एक कनेक्शन होता है जो स्टेट एंड स्टेट चेंज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो डिस्पैच के थ्रू हम बेसिकली स्टेट चेंज परफॉर्म करते हैं यूज रिड्यूसर में, एंड स्टेट इज सिंपली द स्टेट। कोई भी स्टेट्स जो आपने यूज रिड्यूसर के अंदर बनाई है वो हमें यहाँ पे स्टेट के अंदर मिलती है, स्टेट डॉट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे वर्क करता है। सो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, तो या दिस इज द एग्जांपल गिवन बाय द रिएक्ट टीम। सो यहाँ पे ये हमारा यूज रिड्यूसर लिखा हुआ है। यूज रिड्यूसर के अंदर सबसे पहले हमने एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है जो कि एज नाम की हमने स्टेट बनाई है, जिसको इनिशियल वैल्यू दी थी 42 बेसिकली। तो एक हमारी स्टेट हो गई एज नाम की। यहाँ पे हम अगर यूज स्टेट से करते तो हम बनाते एक यूज स्टेट, उसको 42 वैल्यू देते, एंड यहाँ पे जैसे हमारा एरे है तो एरे के अंदर एज एंड सेट एज देते। तो यहाँ पे हमने उसको सिंपली एक ऑब्जेक्ट में कर दिया एज 42, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, एक स्टेट बन गई एज नाम की जिसकी वैल्यू हो गई 42, ठीक है, एज मच। देन वी हैव अ रिड्यूसर फंक्शन। नाउ रिड्यूसर फंक्शन एज आई टोल्ड यू विल कंट्रोल द एंटायर स्टेट। अगर हम रिड्यूसर फंक्शन पर चलते हैं तो रिड्यूसर फंक्शन ये रहा हमारा, ठीक है। अब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है स्टेट। तो स्टेट इज बेसिकली द वैल्यू जिसके थ्रू जो मतलब जिस वैल्यू से हमें स्टेट को चेंज करना है या जिस स्टेट को हमें चेंज करना है। जैसे ये हमारी स्टेट हो गई, जो भी हमारी ये स्टेट है बेसिकली एज जैसे हमारी एक स्टेट हो गई, तो वो सारी जितना भी स्टेट का ऑब्जेक्ट है वो हमें इसके थ्रू एक्सेस होता है, स्टेट के थ्रू। एक्शन इज बेसिकली द एक्शन वी वांट टू परफॉर्म।
तो क्योंकि ये एक फंक्शन है एंड हम मल्टीपल स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं इस एक फंक्शन से, तो कौन सी स्टेट हमें चेंज करनी है उसको हम एक्शन के थ्रू बताते हैं। एक्शन के थ्रू हम बताते हैं कि हमें कौन सी स्टेट चेंज करनी है। हर एक्शन मतलब बेसिकली हर एक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं, उसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेट को हमें चेंज करना है। जैसे कि इंक्रीमेंट एज वाला जब भी एक्शन परफॉर्म होगा तो ये वाली इफ स्टेटमेंट कॉल होगी, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपली एज की जो वैल्यू है, जो एज की वैल्यू है यानी स्टेट डॉट एज है, स्टेट डॉट एज से हम एज की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं जो कि 42 है, उसको इंक्रीमेंट कर देना है +1 से एंड दोबारा एज के अंदर उसे सेट करके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं। सो दिस इज यूज रिड्यूस फंक्शन, बेसिकली रिड्यूसर फंक्शन जो कि स्टेट को हैंडल करता है, पूरी स्टेट को कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्शन के थ्रू हमने बता दिया कौन सी स्टेट को चेंज करना है, स्टेट से हमने उस स्टेट की करंट वैल्यू उठा ली एंड देन उसको चेंज करके सेट कर दिया अगेन एक वेरिएबल के थ्रू या एक वेरिएबल के अंदर जो कि हमें स्टेट में सेट करना है। तो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट आई होप थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा पीछे जाके दोबारा से एक बार देखने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आगे जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने कोड लिखा है उसके थ्रू दिखाऊंगा, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हमें एक्सपोर्ट क्या करता है, तो ये दो चीजें हमें एक्सपोर्ट में देता है, एक होता है स्टेट, एक होता है डिस्पैच। स्टेट तो मैंने जैसे बताया जनरल स्टेट होती है जिसको हमें यूज करना है अपने कोड बेस में या अपने यूआई पे। जैसे स्टेट हमने यहाँ पे लिया एंड स्टेट डॉट एज, बिकॉज हमने यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल यानी एज नाम की स्टेट बनाई थी, तो स्टेट डॉट एज के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे वो शो हो जाएगा। नाउ जब भी हमें स्टेट को चेंज करना होता है, जैसे इंक्रीमेंट एज के थ्रू हम एज को इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी स्टेट चेंज करना होता है तो रिएक्ट में यूज स्टेट के केस में तो हम ऐसे करके सेट वाली फंक्शन को, जो हमारे सेट स्टेट वाला वेरिएबल होता था या फंक्शन होता था, उसको कॉल करते थे। यहाँ पे हम डिस्पैच को कॉल करते हैं एंड डिस्पैच के अंदर टाइप दे देते हैं। टाइप इज बेसिकली क्या टाइप का चेंज हमें करना है, किस टाइप का चेंज करना है, किस स्टेट में। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट एज दे दिया ना, यही इंक्रीमेंट एज जो है वो हमारा टाइप में एक्शन बनता है। यहाँ पे टाइप जो हमने पास करा वो हमारा एक्शन के थ्रू आता है एंड एक्शन डॉट टाइप, बिकॉज यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर टाइप नाम की एक की है, तो एक्शन के अंदर टाइप निकाल के हम चेक कर लेते हैं क्या हमें चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने चेक कर लिया एक्शन डॉट टाइप अगर इंक्रीमेंट एज है तो हमारी एज को इंक्रीमेंट कर दो। सो दिस इज द बेसिक यूज रिड्यूसर। नाउ यहाँ पे हमें वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज हमने ऑलरेडी इंक्रीमेंट का कोड लिखा हुआ है। अगर हमें वैल्यू के साथ चेंज करना है, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम वैल्यू हम ही पास करेंगे एंड उसके थ्रू स्टेट को चेंज करना है, कोई स्टैटिक चेंज नहीं करना, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 है तो उसका भी इसमें तरीका होता है। जो आप यहाँ पे डिस्पैच पास कर रहे हो टाइप के साथ, उसके साथ आप पेलोड भी पास कर सकते हो, जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। तो कैन सी जैसे यहाँ पे इसने करा ये यहाँ पे इसने टाइप चेंज नेम दे दिया एंड नेक्स्ट नेम में इसने यहाँ पे आप बेसिकली पेलोड हो गया, नेक्स्ट नेम पेलोड कुछ भी दे सकते हो बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसकी की का कोई भी नाम रख सकते हो। तो नेक्स्ट नेम एक नाम हो गया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसमें पास कर दी एंड जब हमें ये स्टेट सेट करनी तो चेंज नेम का जो टाइप है चेंज ट्रिगर है, जैसे चेंज नेम का ट्रिगर हुआ तो चेंज नेम का जब भी केस ट्रिगर होगा तो उसके अंदर हमें जो नेक्स्ट नेम है एक्शन डॉट नेक्स्ट नेम जो ये वेरिएबल है उसके थ्रू हमें वो नेम सेट कर देना है एंड हमें एज जो है उसको एज में सेट कर देना है, सेट एज, बिकॉज हम नहीं चाहते पुरानी जो स्टेट है वो चेंज हो, तो जितनी एज की पुरानी वैल्यू तो वही सेट करना है एंड नेम को अपडेट कर देना है। सिमिलरली इंक्रीमेंट एज के केस में जो नेम था उसको सेम रखना है, यानी स्टेट डॉट नेम जो था उसे उतना ही रखना है, उसे चेंज नहीं करना एंड स्टेट को एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ यूज रिड्यूसर हुक। बेसिकली जो आपके मल्टीपल स्टेट्स में आपका जो रिएक्ट का कोड है वो फैल जाता है, उसको ये समेट के एक रिड्यूसर फंक्शन में डाल देता है। सो आई होप इस क्या कहते हैं इस एग्जांपल से थोड़ा समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड सी कि कैसे वर्क करता है ये। तो अगर हम यूज रिड्यूसर के पेज पे आए तो यू कैन सी इंक्रीमेंट करूंगा, डिक्रीज करूंगा तो हमारा जो चेंज है वो प्रॉपर हो रहा है, एक वैल्यू के साथ करता हूँ तो वो भी प्रॉपर हो रहा है, बैकग्राउंड भी प्रॉपर टॉगल हो रहा है, इमेज भी शो एंड हाइड हो रही है। तो जो भी एक्शन में परफॉर्म कर रहा था यूज स्टेट के साथ, यूज रिड्यूसर के साथ भी सेम परफॉर्म कर पा रहा हूँ। नाउ लेट्स सी द कोड। तो ये यूज स्टेट का कोड था, यूज रिड्यूसर के कोड पे आते हैं। तो इनिशियली अगर आप बिगनर हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आई से कि जो यूज रिड्यूसर का कोड है आपको लगेगा कि यूज स्टेट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, विच इज समवॉट राइट। इसमें कोड थोड़ा इनिशियल ज्यादा लिखना पड़ता है, बट जो आपका अगर ज्यादा आप बेसिकली कोड वो लिख रहे हो स्टेट्स, जैसे 20-30 स्टेट लिख रहे हो, तो आपका ये काम बहुत ज्यादा ईजी कर देता है, डीबगिंग का जो काम है बहुत ईजी कर देता है। अगर आप सीनियर लेवल पे काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये काम को ईजी कर देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। तो पहले हमारा रिड्यूसर फंक्शन हो गया। तो मैंने बताया जितनी भी स्टेट हैंडल होती है सारी रिड्यूसर के थ्रू ही हैंडल होती है। तो रिड्यूसर हो गया, रिड्यूसर के अंदर दो चीजें आएंगी, स्टेट एंड एक्शन। नाउ स्टेट इज द करंट स्टेट, तो एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट इज नथिंग, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की है एंड वैल्यू है, तो ये हमारी स्टेट हो गई। एक्शन हो गया कि हमें क्या चेंज परफॉर्म करना है, दैट इज बेसिकली अवर एक्शन, बेसिकली अवर ट्रिगर कि हमें क्या चेंज करना है। ना हमने स्विच कंडीशन लिखी है, तो बिकॉज मल्टीपल केसेस थे हमारे पास, मल्टीपल स्टेट्स थे, मल्टीपल चेंजेस थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर स्विच लिख दिया, इफ एल्स नहीं लिखा, इफ एल्स से कोड थोड़ा क्लटर हो जाता।
नाउ स्विच के अंदर एक्शन डॉट टाइप लिखा हमने, एंड एक्शन डॉट टाइप के अंदर पहला हो गया इंक्रीमेंट, कि अगर कोई इंक्रीमेंट करना चाहता है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट को स्प्रेड कर दिया ताकि जितनी प्रीवियस स्टेट थी वो चेंज ना हो, सिर्फ काउंट में इंक्रीमेंट वाला चेंज हो, पुरानी स्टेट चेंज ना हो, कि ऐसा ना हो कलर चेंज हो जाए या इमेज का शो हाइट चेंज हो जाए। हम पुरानी स्टेट को परसिस्ट कर रहे हैं बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, एंड काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। डिक्रीमेंट में सेम वही स्प्रेड करा एंड काउंट को डिक्रीमेंट कर दिया। देन सेट कस्टम में क्या करा, स्टेट को स्प्रेड कर दिया, एंड जो एक्शन डॉट पेलोड मैंने दिया, जैसे मैंने दिखाया था ना पेलोड हम एक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, तो एक्शन के अंदर हमने पेलोड यानी जो वैल्यू यूजर ने पास करी उसको हमने काउंट पे सेट कर दिया, तो इससे हमारा काउंट अपडेट हो गया। टॉगल बैकग्राउंड में स्टेट को अगेन स्प्रेड करा, बैकग्राउंड कलर नाम की एक स्टेट हमने बना रखी है, उसको हमने अगर एफ है तो हमने E0 कर दिया, नहीं तो एफ कर दिया। एंड टॉगल इमेज में सिंपली शो इमेज की जो स्टेट है, पहले तो स्टेट को स्प्रेड कर दिया, एंड शो इमेज की जो स्टेट है उसको हमने जितनी भी जो भी इसकी वैल्यू है उसको अपोजिट कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एंड अगर केस इनमें से कोई भी नहीं है तो जो प्रेजेंट स्टेट है उसी को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज अवर रिड्यूसर फंक्शन। तो आप देख सकते हो जो स्टेट हमने वहां मल्टीपल में फैलाई थी वो हमने यहाँ पे समेट के एक फंक्शन में डाल दिया। अब जितनी हमारी स्टेट है सब इसी फंक्शन से लेना देना है उनका, किसी और फंक्शन से कोई उनका लेना देना नहीं है ना। ये हमारा कंपोनेंट आ गया रिड्यूसर का। अब इस रिड्यूसर कंपोनेंट के अंदर यू कैन सी मैंने सिंपल एक यूज रिड्यूसर लिखा, रिड्यूसर फंक्शन जो मैंने बनाया था उसको पास करा अपने रिड्यूसर के अंदर, इनिशियल स्टेट पास करी जो भी मैंने इनिशियल स्टेट बनाई थी, एंड यहाँ से मुझे दो चीजें मिली, स्टेट एंड डिस्पैच। ना स्टेट तो डायरेक्टली जो मेरा कॉमन यूआई था उसके अंदर चला गया, काउंट के अंदर स्टेट डॉट काउंट, बैकग्राउंड कलर के अंदर स्टेट डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टेट डॉट इमेज के अंदर शो इमेज के अंदर स्टेट डॉट शो इमेज चली गई। एंड आई हैव सम हैंडलर फंक्शंस, if I want I can write them, if I don't want तो I can simply create a single handler function and उसके अंदर मैं सारे changes कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने हैंडलर फंक्शन जैसे यूज स्टेट बनाया था उसी तरीके से बना रखे हैं। डिस्पैच कॉल करा, टाइप इंक्रीमेंट, डिस्पैच कॉल करा, टाइप डिक्रीमेंट, एंड सेट कस्टम में टाइप कॉल करा, सेट कस्टम, एंड यू कैन सी जो यूजर से मैंने वैल्यू ली थी उसको पेलोड के की के अगेंस्ट वैल्यू में भेज दिया है। एंड बैकग्राउंड कलर में टाइप बैकग्राउंड कलर कॉल करा, टाइप टॉगल इमेज कॉल कर दिया टॉगल इमेज वाले केस में। तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे जितने भी हैंडलर्स थे उनके अंदर मैंने कोई भी लॉजिक हैंडलिंग नहीं करी है। एंड यूज स्टेट में अगर मैं जाऊँ तो यू कैन सी हैंडलर्स के अंदर ही लॉजिक हैंडलिंग हो रखी थी कि इंक्रीमेंट तो कैसे होगा, डिक्रीमेंट कैसे होगा, कलर का क्या चेंज होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, सेट वैल्यू कैसे होनी है, सब यहाँ पे हैंडलर्स के अंदर ही हैंडल हो रखा था। रिड्यूसर यही चीज जो ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसको अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे तो 3 ही स्टेट थी, अगर 20-25 स्टेट होती तो कितने सारे हैंडलर होते, कहाँ कहाँ कोड फैला, तो कोई हैंडलर यहाँ लिखा है कोई हैंडलर वहाँ लिखा है, तो रिड्यूसर इसी चीज को सॉल्व कर देता है। अब आप देख सकते हो जितना भी आपका स्टेट चेंज का लॉजिक है सारा रिड्यूसर के अंदर लिखा है। जहां भी रिड्यूसर होगा सिंपली उस जगह जाके आपको कोई सी भी स्टेट चेंज करनी है वहां पे चेंज कर देना है, आपको हैंडलर से कोई लेना देना नहीं। हैंडलर सिंपली ये बता रहा है कि हमें कौन सी स्टेट में चेंज करना है, उस स्टेट के अंदर लॉजिक क्या लिखा है चेंज का वो सारा इसी स्टेट के अंदर या रिड्यूसर के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पे सिंपल हैंडल कॉल हो रहे हैं, एंड जिस हैंडलर को कॉल हो रहा है वो टाइप कॉल कर दे रहा है। देन एक्शन डॉट टाइप के थ्रू हम उस टाइप को रिसीव करके स्विच उसके अगेंस्ट जो भी पर्टिकुलर केस है उसको कॉल कर देते हैं, और उसके थ्रू जो भी चेंज है वो कर देते हैं। तो दिस इज यूज रिड्यूसर हुक। बेसिकली अगेन अगर मैं बताऊं तो जो आपका कोड फैल जाता है मल्टीपल स्टेट्स में, एंड मल्टीपल जो कोड के लॉजिक्स होते हैं वो मल्टीपल हैंडलर्स में फैल जाते हैं, यूज रिड्यूसर उसको कंपाइल करके सिंगल एक रिड्यूसर फंक्शन जो कि मेन कोर एलिमेंट है इसका उसके अंदर डाल देता है। बेसिकली दो मेन चीजें हैं इसके अंदर, एक डिस्पैच एक रिड्यूसर। रिड्यूसर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन जो कि स्टेट के चेंजेस को हैंडल करता है, एंड डिस्पैच इज द वे ऑफ कॉलिंग दोज फंक्शंस और यू कैन से दोज केसेस जिसमें हम अपनी जो चेंजेस हैं स्टेट के उनको कॉल करना चाहते हैं, जो भी स्टेट चेंज कॉल करना चाहते हैं उसको हम डिस्पैच के थ्रू कॉल करते हैं। स्टेट इज बेसिकली द स्टेट दैट वी आर बेसिकली रेंडरिंग और गेटिंग, एंड इनिशियल स्टेट इज सिंपली द इनिशियल स्टेट ऑफ वेरिएबल्स वी वांट। जैसे यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूं आपको, सिंपल एक ऑब्जेक्ट, स्टेट इज नथिंग एल्स बट एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कीज होती हैं एंड वैल्यूज होती हैं। तो इनिशियल स्टेट जैसे आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 कीज हैं, काउंट, बैकग्राउंड कलर एंड शो इमेज, जो कि इनिशियल एक वैल्यू पे सेट है, वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। एंड इसी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं, एंड यही ऑब्जेक्ट को हम आगे जाके इसी के थ्रू हम अपनी यूआई को रेंडर कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर यूज रिड्यूसर हुक। आई नो थोड़ा सा ये हुक जो है कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अगर आप फ्रेशर हो या पहली बार रिएक्ट कर रहे हो तो थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड है, बट ट्रस्ट मी अगर आप इससे एक आध बार प्रोजेक्ट बनाते हो या एक आध बार इसको यूज करते हो, एंड ऐसा भी कर सकते हो आप यूज स्टेट का कोड लिखो, एक टू डू लिस्ट यूज स्टेट से बनाओ, देन उसको यूज रिड्यूसर में चेंज करके देखो, एक आध बार इसे लिखोगे ना तो आपको खुद क्लियरिटी आ जाएगी कैसे चलता है। सो ये यूज रिड्यूसर है, एंड दिस हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
अगर आपने रिएक्ट में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करा है तो रिड्यूसर के थ्रू ही, मतलब रिड्यूसर का जो लॉजिक है यही सेम लॉजिक आपका रिडक्स में भी चलता है। एंड रिडक्स इज बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो उसके अंदर भी रिड्यूसर की तरह एक नॉर्मल स्टोर होता है जिसके अंदर स्टेट्स होती हैं, एंड देन देयर इज अ रिड्यूसर फंक्शन जिसके थ्रू हम सारी स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो जो यूज रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट है यही सेम कॉन्सेप्ट रिडक्स में भी चलता है। एंड रिडक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट, बिकॉज स्टेट मैनेजमेंट के लिए काफी लोग रिडक्स को यूज करते हैं। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको समझना जरूरी है बिकॉज इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो इसको लाइक कर सकते हो। एंड ऐसी ही और वीडियो देखनी है या यूज स्टेट के बाकी हुक्स को जानना है, रिएक्ट के बाकी हुक्स के बारे में जानना है, अब तक हम बहुत सारे हुक्स कर चुके हैं, जैसे यूज कॉल बैक, यूज मेमो, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट एंड और भी कुछ हुक्स हैं। तो नीचे ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगेन अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।